यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो वीडियो देख रहे हैं हम सबके लिए कैसे हैं सब लोग। आई होप सो आप सब लोग जो बहुत बढ़िया रहे होंगे, अपनी तैयारी पे बढ़िया तरीके से लगे होंगे। गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग जो करने वाले हैं रिवीजन अपने पेपर नंबर 2 कॉमर्स के अंदर जो यूनिट नंबर 10 है अपना, दैट इज इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग। तो उसको हम आज के इस वीडियो के अंदर उसको रिवाइज करेंगे। ओके, ये अपनी बुक थी अपना इनकम टैक्स का। ओके, इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग, ये थी अपनी असेसमेंट ईयर 25-26 की। ठीक है, मतलब फाइनेंस एक्ट 2024 इसके अंदर हमने जो डाल रखा था। अब फाइनेंस एक्ट 2025 आ गया, कुछ एक लिटिल बिट अमेंडमेंट है उसके अंदर, तो वो हम आप इस वीडियो के अंदर जो है वो कवर करेंगे। ओके, तो अभी हम लोग जो आपको रिवीजन वीडियो में प्रोवाइड करवाऊंगा, 3 रिवीजन वीडियो में डालूंगा और 3 वीडियोस के अंदर पूरा का पूरा इनकम टैक्स हम लोग जो है वो निपटाएंगे। ओके, अभी जो 3 वीडियो रहेंगी, ये वीडियो के अंदर हम लोग जो है फाइनेंस एक्ट 2025 जो है, ठीक है, जो अभी लेटेस्ट अपना फाइनेंस एक्ट 2025 आया था इस फैब के अंदर। ओके, तो उसमें जो अमेंडमेंट्स है उनको भी मैं साथ के साथ में कवर करूंगा। ओके, और क्या क्या चेंजेस हुए वो मैं आपको साथ के साथ में बता दूंगा। ठीक है, तो पुराना आपको जो है ये बुक पढ़नी है। ओके, और जो अपना पुराने वाला एक्ट है, ठीक है, उसके प्रोविजन आपको लिख रखे हैं। मैंने यहां पे जो है वो क्या किया, उनको काट के और रेड पेन से जो है वो अलग से नए प्रोविजन जो है वो लिखे। हालांकि मैं साथ के साथ बता दूंगा आपको कि ये इस बार चेंज हुए हैं। ओके, तो रेट्स के अंदर थोड़े बहुत जो है वो चेंजेस है। ओके, वो अपने को देखने हैं कि जो डिफॉल्ट टैक्स रिजीम है वो अलग हो गया आप थोड़ा सा। ओके, तो उसके अंदर जो रेट्स है वो थोड़े से चेंज हो गए, जो लिमिट है वो थोड़ी चेंज हो गई है। ओके, तो हम क्या करने वाले, देखो एज यू नो कि अपना जो यूनिट नंबर 10 है उसका जो पूरा सिलेबस था जो अपनी बुक के अंदर हम लोगों ने प्रिस्क्राइब किए, वो टोटल मिला के जो है वो कितने चैप्टर थे, 21 चैप्टर। टोटल मिला के कितने चैप्टर थे, 21। और ये 21 चैप्टर का जो काम है, जो ये टोटल मिला के 21 चैप्टर थे, इनको हम लोग जो है जो हमने पढ़ा ये सब, ठीक है, 21 चैप्टर में डिटेल के अंदर पढ़ रखे हैं। और इनको हम लोग जो है वो अब 3 वीडियो के अंदर जो है वो क्या करेंगे, कवर करेंगे। ठीक है, तो 3 पार्ट के अंदर कवर करने वाले हैं। जो पार्ट 1 है उसके अंदर हम पढ़ेंगे इनकम टैक्स रेट के बारे में, दूसरा इंट्रोडक्शन टू इनकम टैक्स, ठीक है, इंट्रोडक्शन का पोर्शन हो गया। फिर रेजिडेंस एंड टैक्सेबिलिटी का टॉपिक कवर करेंगे, एग्रीकल्चर इनकम का टॉपिक कवर करेंगे, इनकम फ्रॉम सैलरी और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये सब हो जाएगा अपना पार्ट नंबर 1 में। पार्ट नंबर 2 के अंदर हम लोग पढ़ेंगे इन चैप्टर्स को। कैपिटल गेन हो गया, अदर सोर्स हो गया, इनकम फ्रॉम पीजीबीपी, डिडक्शंस। उसके अलावा जो 4 छोटे चैप्टर है, एएमटी का, सेट ऑफ क्रेडिट फॉर्ड का, क्लबिंग का और एग्जामिशन का। और फिर अगला जो पार्ट है उसके अंदर हम पढ़ेंगे अपना इंटरनेशनल टैक्सेशन का, कॉर्पोरेट टैक्सेशन का, जिसके अंदर आपका डीटीडब्ल्यू और टीपी और साथ में कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग और मैट। और इसके अलावा हम पढ़ेंगे टीडीएस के बारे में, एडवांस टैक्स के बारे में और साथ में असेसमेंट प्रोसीजर के बारे में। ओके जी, तो ये टोटल मिला के जो 21 चैप्टर थे, इनको हम लोग जो वो 3 पार्ट में करने वाले हैं। आज का जो वीडियो है इसके अंदर हम पार्ट नंबर 1 जो है वो हम करेंगे, जिसके अंदर हम लोग स्टार्टिंग करेंगे अपने इनकम टैक्स रेट से। ओके जी, देखो जी, अब मैं देखो, हमने बहुत वक्त लगा के जो है पूरा इनकम टैक्स का यूनिट जो है वो कंप्लीट किया था। अप्रोक्स इसके ऊपर हम लोगों ने 40 लेक्चर जो लगाए थे। ओके, अब 40 लेक्चर का काम अपने को 3 लेक्चर के अंदर करना है, तो बट ऑब्वियस है कि थोड़ा सा स्पीड जो है वो क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। और हम यहाँ पे जो मेन बातें हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है ना, तो उसको हम कवर करेंगे। मैं आपको एक बात बोलता हूं, ये जो 3 लेक्चर है, अगर आप ये 3 लेक्चर लगा लेंगे ना, ठीक है, और जो जो प्रोविजन मैं आपको बता रहा हूं, अगर उन प्रोविजन को आप लर्न कर लेंगे, आपको पेपर में अगर 10 क्वेश्चन आने अपने इनकम टैक्स के, एक भी क्वेश्चन आपको इधर से उधर नहीं मिलेगा। पूरा का पूरा पेपर, लास्ट जो पेपर हुआ था ना अपना जून 2025 का, वो पूरा पेपर जो है कंप्लीट 100 क्वेश्चन, सिर्फ 2 क्वेश्चन को छोड़ के 98 क्वेश्चन हमारे नोट्स में से थे। उसी तरीके से मैं आपको अभी फिर बोल रहा हूं कि जो आपको मैं अब नोट्स प्रोवाइड करवा रखे हैं, पूरा पेपर इसमें से मिलेगा, बशर्ते आपको लर्न होनी चाहिए, चीजें आपको याद होना चाहिए। ठीक है, और जो अमेंडमेंट्स हैं वो मैं साथ के साथ आप कवर कर रहा हूं। तो ये 3 लेक्चर अगर आप लगा लेते हैं तो पूरा का पूरा इनकम टैक्स का यूनिट जो है आपका बढ़िया तरीके से रिवाइज हो जाएगा, बस आपको याद करनी पड़ेगी। ओके जी, चलो शुरुआत करते हैं। देखो, हम लोगों ने जो है वो पढ़ा था पहले कि टैक्स 2 तरीके का, एक है अपना कौन सा डायरेक्ट नेचर का और एक कौन सा इनडायरेक्ट नेचर का। ठीक है, फिर इनकम टैक्स लॉ के अंदर जो है 5 चीजें आती है। क्या क्या था, एक तो इनकम टैक्स एक्ट है 1961, एक है एनुअल अमेंडमेंट जो हर साल होती है फाइनेंस एक्ट के थ्रू। तो हर साल जो है फाइनेंस एक्ट के थ्रू क्या होती है, अमेंडमेंट होती है, और हर साल जो है क्या फाइनेंस एक्ट आता है। ठीक है, उसके बाद है जी आपका इनकम टैक्स रूल्स, फिर है सर्कुलर एंड क्लैरिफिकेशन, और फिर है जुडिशियल डिसीजन। ठीक है, ये किसके, हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के। किसके पास पावर है, हम लोगों ने पहले पढ़ा था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो पेरेंट लॉ है, और अपने कॉन्स्टिट्यूशन ने जो है अपनी जो पावर है वो डेलीगेट कर दी है। ठीक है, तो अब यहां पे जो है वो टैक्स लगाने की जो पावर है वो आगे डेलीगेट कर दी है अपने किसमें, शेड्यूल 7 के अंदर। 3 तरह की लिस्ट है, एक है यूनियन लिस्ट, एक है स्टेट और एक कौन सा, कंकरेंट। जो भी मुद्दे यूनियन लिस्ट के अंदर आते हैं उसके ऊपर रूल बनाने की पावर किसके पास होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट। जो भी मुद्दे स्टेट लिस्ट के अंदर आते हैं उनके ऊपर रूल बनाने की पावर किसके पास होती है, स्टेट गवर्नमेंट। और जो भी मुद्दे जो है वो आते हैं किसमें, कंकरेंट लिस्ट में, उसमें कानून बनाने की पावर जो है वो होती है किसके पास में, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। मतलब दोनों के पास होती है, बट सेंट्रल गवर्नमेंट का अपर हैंड रहता है। ओके जी, अपने जो यूनियन लिस्ट है उसमें एंट्री नंबर 82 है, जो बोलती है कि टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चर
इनकम, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो भी इनकम टैक्स का पैसा आता है वो सारा का सारा जाएगा किसके पास में, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में, ठीक है। कैसे होता है सिस्टम सारा, सबसे पहले एक फाइनेंस बिल होता है, उसको प्रेजेंट किया, मतलब हर साल जो है अमेंडमेंट जो हम करते हैं वो कैसे करते हैं, हर साल हम फाइनेंस बिल लेके आते हैं, उस फाइनेंस बिल को हम लोग प्रेजेंट करते हैं कहां पे, पार्लियामेंट में, और वो जब वहां से उसको प्रेसिडेंट के, मतलब जब वो बिल वहां से पार्लियामेंट से पास होगा और फिर वो जाएगा प्रेसिडेंट के पास में, उनकी एसेंट मिलेगी, तो वो जो बिल है वो बन जाएगा क्या, एक्ट, ठीक है। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसके अंदर जो है वो कई सारी मिनिस्ट्री है, और उसी के अंदर एक मिनिस्ट्री अपना मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये बेसिकली पैसे प्रोवाइड करती है किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है। अब इसके अंदर जो है वो डिपार्टमेंट बने हुए, और इनमें से एक डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, ठीक है, और इसके अंदर एक बोर्ड है सीबीडीटी और सीबीआईसी। जो अपना सीबीडीटी है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, तो ये बेसिकली जो है वो क्या, इंडिया के अंदर जो डायरेक्ट टैक्स है उसका एडमिनिस्ट्रेशन करता है, ठीक है। यहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस थोड़े कम है जो अभी तक पढ़ा। अब जो हम पढ़ रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो करंटली जो है वो चल रहा है अपना कौन सा, फाइनेंस एक्ट 2025, और आपको मालूम है, एक बात समझना, अगर मैं बात करता हूं किसका, फाइनेंस एक्ट 2025 का, तो फाइनेंस एक्ट 2025 का जो प्रीवियस ईयर है और जो असेसमेंट ईयर है, आपको मालूम ही है प्रीवियस ईयर क्या होता है, जिस साल इनकम कमाते हैं, और कमाई हुई इनकम पे जो टैक्स का पेमेंट होता है वो कब होता है, अगले साल, बोलते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, असेसमेंट ईयर। तो फाइनेंस एक्ट 2025 का जो प्रीवियस ईयर है ना, वो कौन सा होता है, ध्यान देना, फाइनेंस एक्ट 2025 का जो प्रीवियस ईयर है वो होता है 2025-26, और जो इसका असेसमेंट ईयर है वो होता है 2026-27। अच्छा, ये 25-26 का मतलब क्या है, जो स्टार्ट होगा 1/4/25 से और ये एंड होगा कब, 31/3/26 को, और जो असेसमेंट ईयर है 26-27 ये कब स्टार्ट होगा, 1/4/26 से और ये एंड होगा कब, 31/3/27। ओके जी। अब ध्यान देना, जो अपना फाइनेंस एक्ट है उसके टोटल मिला के 3 पार्ट है। फाइनेंस एक्ट का जो अपना पार्ट नंबर फर्स्ट है, जो फर्स्ट शेड्यूल है ना फाइनेंस एक्ट का, उसके अंदर दे रखे आपके इनकम टैक्स के रेट, ठीक है। और जो फाइनेंस एक्ट का पार्ट नंबर 2 है उसके अंदर दे रखे हैं बेसिकली टीडीएस के रेट। तो आपको ये लर्न करना पड़ेगा कि अपना जो फाइनेंस एक्ट 2025 है उसके अंदर 3 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट के अंदर जो है वो दे रखा है आपका फर्स्ट शेड्यूल, मतलब पार्ट 1 जो है फर्स्ट शेड्यूल का, उसके अंदर दे रखे हैं आपके इनकम टैक्स रेट, क्या दे रखे, इनकम टैक्स रेट फॉर डिफरेंट असेसी फॉर द असेसमेंट ईयर 2026-27, ठीक है। इस तरीके से मैंने काट के यहां पे लिख रखा है। और फिर जो अपना पार्ट नंबर 2 है फर्स्ट शेड्यूल का, उसके अंदर दे रखे हैं आपके टीडीएस के रेट, ठीक है ना जी। पार्ट 3 का नहीं भी पढ़ेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दो आपको लर्न करने हैं। अब रेट जो है वो क्या है, देखो अभी जो है एक डिफॉल्ट टैक्स रिजीम आ गया है, जो जिसको न्यू टैक्स अल्टरनेट टैक्स रिजीम बोलते हैं। ओके, आज की डेट में अगर कोई पर्सन जो है वो इनकम टैक्स रिटर्न भरेगा तो डिफॉल्ट जो है ना उसको, उसके लिए एक नया टैक्स रिजीम है। आपने जो पढ़ा था आज तक जो आप पढ़ते आए हो उसके अंदर आपने क्या पढ़ा था, असेसी की आप एज के बेस पर जो डिसाइड करते हो कि उसकी एज 60 साल से कम है या उसकी एक 60 या 60 से ज्यादा लेकिन 80 से कम है तो वो सीनियर सिटीजन है, और अगर उसकी एज जो है वो 80 साल या उससे क्या है ज्यादा है तो वो सुपर सीनियर सिटीजन है। तो एज के बेस पर जो है वो टैक्स रेट भी क्या होता है, अलग अलग होता है। लेकिन अब जो है करंटली वो क्या आ गया, वो आ गया आपका अल्टरनेट टैक्स रिजीम, जिसको डिफॉल्ट टैक्स रिजीम बोलते हैं, और वो सभी के लिए एक जैसा है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, चाहे आपकी एज कितनी हो, सबके लिए एक ही रेट आपके एप्लीकेबल होंगे। ओके, तो पहले क्या चलता था उनके रेट, वो अब आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो जो डिफॉल्ट टैक्स रिजीम चल रहा है उसके हिसाब से टैक्स का पेमेंट करो, या आप जो है जो पुराना टैक्सेशन सिस्टम था उसके हिसाब से भी आप टैक्स का पेमेंट कर सकते हैं। ओके जी, देखो अब जो जनरल टैक्स रेट है ना वो अभी भी सेम है जो आपके 2024 फाइनेंस एक्ट के थे और जो आपके 2023 फाइनेंस एक्ट के थे, ठीक है। अब वो कैसे हैं, देखो फॉर इंडिविजुअल एचयूएफ, एओपी, बीओआई या फिर आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, ठीक है, तो या फिर कोई भी रेजिडेंट हो चाहे नॉन रेजिडेंट हो जिसने जो ऑप्ट आउट कर गया, आउट मतलब जो बाहर निकल गया किससे, डिफॉल्ट टैक्स रिजीम। डिफॉल्ट टैक्स रिजीम का सेक्शन है सेक्शन 115 बीएसी। डिफॉल्ट टैक्स रिजीम उसका सेक्शन क्या है, 115 बीएसी। और डिफॉल्ट टैक्स रिजीम का मतलब क्या है कि अगर कोई पर्सन आज की डेट में इनकम टैक्स फाइल करेगा, इनकम टैक्स की रिटर्न अगर वो भरेगा तो इनकम टैक्स उसको भरना पड़ेगा डिफॉल्ट सिस्टम के हिसाब से, जो डिफॉल्ट सिस्टम चल रहा है उसके हिसाब से, ठीक है। और वो हम पढ़ेंगे अभी आगे। ओके, लेकिन अगर आपने डिफॉल्ट सिस्टम को ऑप्ट नहीं किया, बोले तो अगर आप 115 बीएसी को आप ऑप्ट आउट कर गए, आप उसे बाहर निकल गए, तो फिर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा इस हिसाब से, ठीक है। अब वो क्या है, सबसे पहला तीन यहां पे जो है वो अलग अलग स्लैब रेट है। पहला क्या है, किसके लिए, अगर असेसी जिसकी टोटल इनकम, मान लो इंडिविजुअल की बात कर रहा हूं, जिसकी टोटल इनकम जो है वो क्या है, जिसकी टैक्सेबल इनकम जो है, सॉरी जिसकी एज जो है वो क्या है 60 साल से कम है, तो उसके लिए जो है वो क्या होगा, उसके लिए है आपका 0 से लेके 2.5 लाख रुपए तक नील, 2.5 लाख से ऊपर इनकम है, 2.5 लाख से लेके 5 लाख रुपए तक है कितना 5%, 5 लाख से लेके 10 लाख रुपए तक जो है वो कितना 20%, और 10 लाख से ऊपर की इनकम पे कितना 30% है।
ठीक है जी। इसके अलावा अगर कोई इंडिविजुअल जो कि रेजिडेंट है और उसकी एज जो है वो 60 साल या उससे ज्यादा लेकिन 80 साल से कम है, तो उनके लिए जो मिनिमम जो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट है वो 3 लाख रुपए तक के एग्जाम्प्ट है। तो उसके लिए क्या रहेगा, 0 से लेकर 3 लाख रुपए तक नील, 3 लाख से लेकर 5 लाख रुपए तक 5%, 5 से 10 वही 20 और 10 से ऊपर जो है वो कितना 30%। ठीक है। इसके अलावा अगर कोई इंडिविजुअल जिसकी उम्र 80 साल या उससे ज्यादा है, तो इसका मतलब वो कौन हो गया, सुपर सीनियर सिटीजन हो गया, तो उसके लिए जो टैक्स रेट है वो क्या, उसके लिए एग्जाम्पशन लिमिट जो है वो कितनी है आपका 5 लाख। तो मतलब 5 लाख रुपए तक नील, 5 से 10 तक कितना 20% और 10 से ऊपर कितना 30% है। ओके जी। ये जो 3 स्लैब रेट है ये किसके लिए, अगर एसएससी 115 बीएससी को ऑप्ट आउट कर गया, इसका मतलब उसने सेक्शन 115 बीएससी को ऑप्ट नहीं किया, तो फिर टैक्स रेट जो है वो ये रहेंगे। ठीक है, ये सेम है जो पिछले साल के थे, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। ठीक है जी। अब आगे इसके बाद फिर सरचार्ज की अगर बात करते हैं तो देखो, अगर आपकी टोटल इनकम जो है, अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 20 लाख रुपए तक है तो कोई भी सरचार्ज नहीं। सरचार्ज क्या होता है, टैक्स पे जो टैक्स लगता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, सरचार्ज। ठीक है। तो अगर आपकी टोटल इनकम 50 लाख रुपए तक है तो सरचार्ज क्या है, नील है। इसके अलावा अगर मान लो आपकी टोटल इनकम जो है वो चाहे उसमें कैपिटल गेन की इनकम भी हो, मतलब जिसको हम बोलते हैं यहां पे स्पेशल इनकम, 111 ए की, 112 ए की और 100 और या फिर कोई स्पेशल इनकम या डिविडेंड इनकम। ठीक है। अगर वो 50 लाख से ज्यादा और 1 करोड़ रुपए तक है, ठीक है, कितनी है, अगर आपकी टोटल इनकम जो है आपके अगर टैक्सेबल इनकम 50 लाख से क्या है ज्यादा है और 1 करोड़ तक है, तो आपका जो भी टैक्स बनता है ना इनकम पे, उसके ऊपर आपको सरचार्ज और पे करना पड़ेगा कितना 10%। अगर आपकी टोटल इनकम जो है इंक्लूडिंग कैपिटल गेन, मतलब स्पेशल इनकम इंक्लूड करके, अगर वो 1 करोड़ से फालतू 2 करोड़ रुपए तक है, तो फिर आपको जो है वो क्या, आपको जो भी आपका टैक्स बनेगा उस पर 15% सरचार्ज है। अगर आपकी टोटल इनकम जो है वो 2 करोड़ से एक्सीड है और 5 करोड़ रुपए तक है, तो फिर जो भी आपका टैक्स बनेगा उसके ऊपर आपको 25% सरचार्ज पे करना पड़ेगा। और अगर आपकी टोटल इनकम जो है वो 5 करोड़ से ज्यादा है, ठीक है, तो फिर आपके ऊपर जो है जो भी आपकी टैक्स बनेगा उसके ऊपर आपको 37% जो है वो सरचार्ज का पेमेंट करना पड़ेगा। ओके जी। इसके बाद में जो है वो दे रखा है आपको क्या, ये बात ध्यान रखना कि फॉर कैपिटल गेन जो स्पेशल इनकम है ना उसके ऊपर सरचार्ज का जो मैक्सिमम रेट है वो रहेगा हमेशा कितना 15%। कितना 15%। ओके जी। तो सरचार्ज रेट फॉर द कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111 ए या 112 या 112 ए। ठीक है। 111 ए तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है स्पेशल वाला, 112 लॉन्ग टर्म और 112 ए ये भी क्या है लॉन्ग टर्म है। ठीक है। या डिविडेंड इनकम, इन पे जो सरचार्ज है वो 15% से एक्सीड कभी भी नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना। ओके जी। इसके बाद फिर एओपी, इसके लिए जो है वो टैक्स रेट क्या है, अगर एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन जिसकी टोटल इनकम जो है वो 50 लाख से क्या ज्यादा है तो बट डज नॉट एक्सीड 1 करोड़, तो उसके बाद सरचार्ज कितना 10%, और अगर 1 करोड़ से ऊपर है तो सरचार्ज कितना 15%। कोऑपरेटिव सोसाइटी की अगर हम बात करते हैं तो उनके लिए टैक्स रेट क्या, पहले तो अगर कोई किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करते हैं तो बोलते हैं अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी की इनकम जो है 10,000 रुपए तक है तो टैक्स से कितना 10%, 10 से ऊपर और 20,000 रुपए तक है तो टैक्स से कितना 20%, और अगर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी की इनकम 20,000 से क्या ज्यादा है तो टैक्स रेट कितना है 30%। ठीक है। सरचार्ज कितना है, अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी की इनकम 1 करोड़ से ज्यादा 10 करोड़ रुपए तक है तो सरचार्ज है 7%, और अगर उनकी इनकम 10 करोड़ से भी ज्यादा है तो सरचार्ज कितना है आपका 12%। ठीक है। फर्म के केस में जो टैक्स रेट है वही है पुराने वाला कितना 30% तो टोटल इनकम, और सरचार्ज कितना है 12% है अगर टैक्सेबल इनकम जो है फर्म की वो 1 करोड़ से ऊपर हो जाती है। ठीक है। एमएमआर क्या होता है, MMR इज नोन एज द मैक्सिमम मार्जिनल रेट। ये वो टैक्स रेट होता है जो मतलब जो मैक्सिमम आपकी इनकम पे लगता है ना उसको बोलते हैं हम लोग क्या MMR। क्या बोलते हैं, मैक्सिमम मार्जिनल रेट। फॉर द पर्पस ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, मैक्सिमम मार्जिनल रेट का मतलब होता है रेट ऑफ द इनकम टैक्स एप्लीकेबल इन रिलेशन टू द हाईएस्ट स्लैब ऑफ इनकम, इन रिलेशन टू द हाईएस्ट स्लैब ऑफ income in the case of individual AOP or BOI as the case may be specified in the finance act of the relevant year। ठीक है जी। इसके बाद मार्जिनल लीफ जो है वो क्या होती है, अगर मान लीजिए कभी ऐसा हो गया सरचार्ज की वजह से, ठीक है, अगर आपकी इनकम 50 लाख से ज्यादा थी और आपके ऊपर क्या एप्लीकेबल होगा सरचार्ज, और अगर सरचार्ज की वजह से जो है वो आपकी टैक्स लायबिलिटी इतनी बन गई कि इनकम को भी एक्सीड कर गई, तो फिर आपको जो है उस पर क्या मिल जाएगी, मार्जिनल रिलीफ। तो बोलते हैं ड्यू टू लेवी ऑफ द सरचार्ज ऑन इनकम एक्सीडिंग 50 लाख एंड अप टू 1 करोड़, मार्जिनल रिलीफ जो है वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अब ये क्या, वेयर द डिफरेंस बिटवीन, कैसे, द टैक्स पेबल ऑन द टोटल इनकम मोर देन 50 लाख बट डज नॉट एक्सीड 1 करोड़ एंड द टोटल टैक्स पेबल ऑन द 50 लाख एक्सीड करेगा डिफरेंस बिटवीन द टोटल इनकम एंड द अमाउंट ऑफ 50 लाख। तो उस केस के अंदर जो भी एक्स्ट्रा आपका टैक्स लग रहा है ना वो आपका क्या, उसकी क्या मिल जाएगी, रिलीफ। एक एग्जांपल के तौर पे जैसे यहां पे बता रखे, देखो मान लो यहां पे टैक्स था आपकी टोटल इनकम, जैसे मैं आपको सिंपल से कर देता हूं, मान लो आपका एक रफली एग्जांपल लेके चलते हैं, ठीक है, आप इसको कैलकुलेट मत करना, मैं वैसे बस समझा रहा हूं। मान लो अगर आपकी इनकम थी
52 लाख, और 52 लाख के ऊपर आपका जो टैक्स बनता है एग्जाम्पल के तौर पे वो बनता है मान लीजिए 17 लाख रुपए। 52 लाख की इनकम पे आपका टैक्स बन गया कितना? 17 लाख। और अगर आपकी इनकम जो है वो 50 लाख होती, 50 लाख होती तो मान लो टैक्स बनता कितना? 14 लाख रुपए। कितना बनता? 14। अब देखो क्योंकि इनकम 50 लाख से ऊपर हो गए तो अपने ऊपर जो भी टैक्स लायबिलिटी है उसके ऊपर सरचार्ज भी लगेगा। यस और नो? यस। अब एक बात देखो, इनकम कितने से बढ़ी? अगर मैं यहां पे देखूं इनकम बढ़ी कितने से? 2 लाख से, लेकिन मेरी टैक्स लायबिलिटी कितने से बढ़ेगी? 3 लाख से। तो फिर क्या फायदा हुआ मेरी फालतू इनकम कमाने का? उसकी वजह से मेरे को टैक्स फालतू पे करना पड़ेगा। तो यहां पे गवर्नमेंट बोलती है कि अगर कभी ऐसा हुआ कि अगर इनकम के बढ़ने पर आपकी टैक्स लायबिलिटी इतनी बढ़ गई कि वो बढ़ी हुई इनकम को ही सरपास कर गई तो हम आपको दे देंगे मार्जिनल रिलीफ। तो यहां पे अपने को जो है गवर्नमेंट बोलती है कि अब आपको 3 लाख का एक्स्ट्रा टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, आप पे करो ओनली 2 लाख। जितनी आपकी इनकम है इतने आप पे कर दो बस। इसको बोलते हैं हम लोग क्या? मार्जिनल रिलीफ। ठीक है, चलो इसके बाद फिर ये एचईसी का जो रेट है वो कितना है आपका? 4% है। ठीक है जी। इसके बाद बात करते हैं किसका? डिफॉल्ट टैक्स रिजीम। ये है जी आपका सेक्शन 115 BAC। सेक्शन 115 BAC जो है वो किसके लिए? सभी के लिए। ठीक है, चाहे आपकी एज जो है वो कितनी भी हो। ठीक है, आपकी एज 60 साल से कम है, चाहे 60 से ज्यादा है, चाहे 80 या 80 से ज्यादा हो, सबके लिए जो यहां पे स्लैब रेट रहेगा वो क्या है? सिंगल स्लैब रेट है। ठीक है, इसके अंदर चेंजेस आए हैं। अब वो चेंजेस क्या? आइए देखते हैं। बोलता है देखो, 0 से लेके 4 लाख रुपए तक नील, पहले 3 लाख रुपए तक नील था लेकिन अब 4 लाख रुपए तक जो है वो क्या करते हैं? एग्जाम करते हैं। तो 0 से लेके 4 लाख रुपए तक जो है वो क्या है? नील है। 4 से लेके 8 लाख रुपए तक जो है वो हो गया कितना अब आपका? 5%। अगर आपकी इनकम 8 लाख से 12 लाख के बीच में तो टैक्स रेट जो है वो कितना? 10%। अगर आपकी इनकम 12 से एक्सीड करके और 16 लाख तक है तो टैक्स रेट कितना? उस बढ़ी हुई इनकम के ऊपर कितना होगा? 15%। और 16 से लेके 20 है तो कितना? 20%। 20 से 24 है तो कितना? 25%। और अगर 24 लाख से इनकम एक्सीड करके तो इसके ऊपर जो टैक्स रेट है वो कितना है आपका? 30%। मैं दोबारा बोलता हूं, स्लैब रेट जो थोड़े चेंज हुए हैं। अल्टरनेट टैक्स रिजीम, जिसको हम डिफॉल्ट टैक्स रिजीम बोलते हैं, इसको डील करता है सेक्शन 115 BAC। और अगर आप जो पुराने वाला जो आपके स्लैब रेट थे अगर उसके हिसाब से आप टैक्स का पेमेंट करना नहीं चाहते तो आप अल्टरनेट टैक्स रिजीम को जो है वो ऑप्ट आउट, मतलब इसको ऑप्ट कर सकते हैं। और अगर आप इसको ऑप्ट कर रहे हैं ना तो फिर उस केस के अंदर जो है वो क्या होगा? आपको टैक्स इस स्लैब के हिसाब से पे करना पड़ेगा। अब स्लैब रेट जो है वो क्या? 0 से लेकर 4 लाख रुपए तक की इनकम जो है वो क्या? नील है। 4 से लेकर 8 लाख रुपए तक की इनकम पे जो टैक्स है वो कितना? 5% है। 8 से 12 की इनकम पे 10%, 12 से 16 की इनकम पे 15, 16 से 20 की इनकम पे 20%, 20 से 24 पे कितना? 25, और 24 लाख से ऊपर की जो इनकम है उसके ऊपर टैक्स रेट जो है वो कितना आपका? 30% है। ओके जी। अब एक बात ध्यान रखना, आपकी इनकम कितनी भी हो जाए, सरचार्ज जो रहेगा ना यहां पे, मतलब से अगर एसएससी ने सेक्शन 115 BAC ऑप्ट कर लिया तो यहां पे सरचार्ज जो है वो मैक्सिमम कितना होगा? 25%। एक ही रेट है वो कितना? 25, मतलब मैक्सिमम जो पहुंच सकता है 25। 37 वाली कंडीशन यहां पे एप्लीकेबल नहीं है। जैसे पुराने वाले में देखा था हमने कि अगर आपकी इनकम 5 करोड़ से एक्सीड कर गई तो आपका सरचार्ज जो है वो कितना हो जाएगा? आपका उस बड़ी इनकम पे आपको जो सरचार्ज पे करना पड़ेगा वो कितना पे करना पड़ेगा आपको? 37%। वो कंडीशन यहां पे एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है जी। अब यहां पे बता रखे कुछ कंडीशंस के बारे में। अगर एसएससी ने सेक्शन 115 BAC को ऑप्ट कर लिया तो उसको ये डिडक्शंस, कुछ डिडक्शंस हैं, कुछ एग्जम्पशंस है वो अवेलेबल नहीं होगी। इसको पढ़ लेना। कंडीशन टू बी फुलफिल फॉर अवेलिंग कंसेशन, तो यहां पे बोलता है सर्टेन डिडक्शन और एग्जम्पशन नॉट अलाउेबल व्हाइल कंप्यूटिंग टोटल इनकम। ठीक है ना? तो क्या, जैसे सेक्शन 10(5) के अंदर जो है LTC, हाउस रेंट अलाउंस हो गया, एग्जम्पशन इन द स्पेशल अलाउंस अदर देन दोस प्रिस्क्राइब। ठीक है, ये सब जो है ये सब एग्जम्पशन रिडक्शन आपको अवेलेबल नहीं होगी। तो अगर आपने सेक्शन 115 BAC को ऑप्ट कर लिया तो ये रिडक्शन और ये एग्जम्पशन आपको अवेलेबल नहीं होगी। फिर डिडक्शंस जो चैप्टर 6A की रिडक्शन है, ठीक है, बोल तो 80C से 80U की रिडक्शन कोई भी आपको अवेलेबल नहीं होगी, लेकिन ये 3 मिल जाएंगी। 80CCD2 का जो किसकी बात करता है? एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड। 80CCH2 का जो आपने अगर कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रीब्यूट किया अग्निवीर कॉर्पस में, या 80JJAA का और 80LA का। तो इसका मतलब अगर एसएससी ने सेक्शन 115 BAC को ऑप्ट कर लिया तो उसको 80C से 80U की कोई भी रिडक्शन अवेलेबल नहीं होगी, लेकिन ये 4 मिल सकती है। 4 कौन कौन सी है? 80CCD2, 80CH2, 80JJAA और 80LA। ओके, ठीक है। फिर सर्टेन लॉसेस नॉट अलाउड टू बी सेट ऑफ एनी लॉस और कैरी फॉरवर्ड ऑफ द डेप्रिसिएशन फ्रॉम एनी अर्लियर असेसमेंट ईयर एट्रीब्यूटेड टू एनी अदर डिडक्शन रेफर्ड अबव, या कोई भी लॉस अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी विद एनी अदर हेड ऑफ इनकम विल नॉट बी अलाउड। ये आपको अलाउड नहीं होगा। ठीक है, इसके अलावा नॉर्मल डेप्रिसिएशन जो है वो क्या होगा? अलाउड होगा इन द प्रिस्क्राइब मैनर, लेकिन जो एडिशनल डेप्रिसिएशन आप क्लेम करते थे वो आपको अलाउड नहीं होगा। एग्जम्पशन या डिडक्शन फॉर अलाउंस और द प्रीक्विजिट्स प्रोवाइडेड अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स विल नॉट बी अलाउड। ओके जी, तो ये रेट हैं आपके कौन से? सेक्शन 115 BAC के जो नए फाइनेंस
एक्ट 2025 की रेट है। ओके जी, तो ये देख लेना एक बार। तो यहां पे जो बेसिक एग्जम्पशन है ना वो कितने 4 लाख रुपए तक इनकम पे टैक्स बिल्कुल भी नहीं है। ओके जी, इसके बाद फिर आपको जो है पढ़ना है ये चीजें, ये तो सैलरी डिडक्शन सैलरी के अंदर बताता हूं आपको अभी। फिर ये रिबेट को डील करता है सेक्शन 87A। ठीक है, अगर एसएससी ने 115 बीएससी ऑप्ट नहीं किया, इसका मतलब अगर उसने जो है वो डिफॉल्ट टैक्स रिजीम जो है उसको ऑप्ट नहीं किया, ठीक है, तो फिर क्या होगा, उसको जो रिबेट है उसको कितने मिलेगी। अगर एसएससी की टैक्सेबल इनकम जो है वो कितनी है, 5 लाख रुपए तक है, मतलब 5 लाख से ज्यादा नहीं है, तो जितना भी उसका टैक्स बनता है वो या 12,500 रुपए विच एवर इज लेस, उसको क्या मिल जाएगा, आपको रिबेट मिल जाएगा सेक्शन 87A में। तो ये बात ध्यान रखना। एन एसएससी बीइंग एन इंडिविजुअल रेजिडेंट इन इंडिया, अब ये रिबेट जो है वो मिलती है ओनली किसको, इंडिविजुअल को, और इंडिविजुअल कौन, रेसिडेंट हो, ठीक है, एचएफ को नहीं मिलती है। तो ये बात ध्यान रखना। एनएसएससी जो इंडिविजुअल रेजिडेंट इंडिया के अंदर जिसकी टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड 5 लाख शैल बी एंटाइटल्ड टू अ रिबेट एज लोअर ऑफ द फॉलोइंग। क्या रिबेट जो मिलेगी वो क्या, अमाउंट इक्वल टू 100% ऑफ हिज इनकम या 12,500 विच एवर इज लेस। और अगर एसएससी ने क्या कर लिया, डिफॉल्ट टैक्स रिजीम बोलते सेक्शन 115 बीएससी को अगर उसने क्या कर लिया, ऑप्ट कर लिया, तो इस केस के अंदर जो है वो क्या होगा, यहां पे जो है अब क्या होगा, अगर एसएससी की इनकम जो है वो 12 लाख से ज्यादा नहीं है, ठीक है, 12 लाख रुपए तक है, तो 87A की आपको रिबेट मिलेगी। अब यहां पे पहले 7 लाख रुपए की कंडीशन थी, अब कितनी होगी, 12। आपको दोनों याद करके जाना पड़ेगा। अगर फाइनेंस एक्ट 2024 के हिसाब से आ जाए तो आप बोलोगे कि सेक्शन 87A की रिलीफ जो है वो तब मिलती है अगर हमारी इनकम 7 लाख से ऊपर ना हो, और अगर 2025 के हिसाब से आ जाए तो आप बोलोगे 87A की रिलीफ हमको तब मिलती है अगर हमारी इनकम 12 लाख से ज्यादा ना हो, ठीक है। तो अगर एसएससी की इनकम 12 लाख से कम है तो उस केस के अंदर क्या होगा, 12 लाख पे जो भी आपका टैक्स बनता है वो निकाल लो, या 60,000 विच एवर इज लेस, उसकी आपको क्या मिल जाएगी, रिबेट मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, रिबेट। ओके जी, इसके बाद रिबेट कैन नॉट एक्सीड द टैक्स पेबल, ये ध्यान रखना। दूसरा, सेस जो है उसको ऐड करेंगे, अवेल करेंगे रिबेट को, एंड रिबेट इज नॉट अवेलेबल इन रिस्पेक्ट टू टैक्स पेबल। कितना, जो एलटीसीजी है ना इसके ऊपर आपको कोई भी रिबेट नहीं मिलेगी। आगे फिर टैक्स रेट की बात करें, डोमेस्टिक कंपनी के लिए जो टैक्स रेट है वो क्या है, कंपनी नोट, अगर कोई कंपनी है उसने लोअर टैक्स रेट को अगर ऑप्ट नहीं किया, तो अगर मान लो कोई कंपनी जिसकी टर्नओवर जो है 23-24 के अंदर डज नॉट एक्सीड 400 करोड़, तो उसके ऊपर टैक्स रेट है ना 25%। और अगर कोई कंपनी जो है जो करंटली काम कर रही है और अगर उसकी जो टर्नओवर है वो 23-24 के अंदर जो है वो 400 करोड़ से ज्यादा थी, तो उसके ऊपर टैक्स रेट लगेगा आज कितना, 30%, ठीक है। लोअर टैक्स रेट ये दे रखा आपका 22% और 15%, ठीक है। इसके अलावा सरचार्ज की बात करें डोमेस्टिक कंपनी के ऊपर, अगर डोमेस्टिक कंपनी की इनकम 1 करोड़ से ऊपर है और 10 करोड़ रुपए तक है तो सरचार्ज है 7%, और अगर 10 करोड़ से ऊपर है तो सरचार्ज है कितना, 12%। वही फॉरेन कंपनी की बात करते हैं तो फॉरेन कंपनी के ऊपर टैक्स रेट जो है वो कितना है, 35%, ठीक है। अब क्योंकि टैक्स रेट जो है वो इसका कितना 35% है, नॉर्मल डोमेस्टिक कंपनी की बात करें तो उनका ज्यादा होता है, ठीक है ना। तो उस केस के अंदर जो है वो क्या होगा, यहाँ पे सरचार्ज जो है वो क्या रहेगा, सॉरी, नॉर्मल सिनेरियो के अंदर जो है ये देखो, मतलब डोमेस्टिक कंपनी के ऊपर जो टैक्स है वो कितना 30% है, तो अगर इनसे टैक्स कम ले रहे हैं तो इसे सरचार्ज जो है वो क्या ज्यादा है। सरचार्ज का रेट देखो क्या 7 और 12। फॉरेन कंपनी से टैक्स हम कितना ले रहे हैं, 35% ले रहे हैं, तो फिर इनसे सरचार्ज जो है वो कम लेंगे, और वो कितना है, अगर इनकी इनकम 1 करोड़ से ऊपर 10 करोड़ रुपए तक है तो सरचार्ज है कितना 2%, और अगर इनकम 10 करोड़ से ऊपर है तो सरचार्ज है कितना 5%, ठीक है। एचईसी 4% ऑन इनकम टैक्स शेल बी चार्जेबल, सेस शेल बी एडेड आफ्टर द मार्जिनल रिलीफ। ओके जी, तो ये याद करके जाना आप, ठीक है। इसके बाद स्पेशल टैक्स रेट, कई सारे स्पेशल टैक्स रेट भी जो है वो एप्लीकेबल होते हैं, ठीक है। नॉर्मल इनकम के ऊपर तो आपका क्या लगता है, स्लैब रखता है, ठीक है, लेकिन कुछ स्पेशल इनकम होती है तो उनके ऊपर जो टैक्स लगेगा ना वो आपका स्पेशल टैक्स रेट होंगे, ठीक है। अब वो जैसे सेक्शन 115 बीबी, ये किसको डील करता है, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, हॉर्स रेस, ठीक है, या क्रोसल पजल हो गए ये सब, तो इनके ऊपर जो टैक्स रेट है वो कितना आपका 30%, ठीक है ना। तो आपकी जो कैजुअल इनकम है उसके ऊपर टैक्स रेट जो है वो कितना आपका 30% है, ठीक है। इसके अलावा वैसे तो ये सारे लर्न कर लेना, लेकिन जो मेन है वो बता रहा हूं, 115BBE ये डील करता है किसको, डीम्ड इनकम को, ठीक है। तो बोलते हैं कोई भी इनकम जो रेफर की गई है किस सेक्शन में, सेक्शन 68 में, 69 में, 69A में, 69B में, 69C में या 69D में, तो इनके ऊपर जो आपका टैक्स रेट है वो है जी कितना 60% है, और जो इफेक्टिव टैक्स रेट लास्ट में बनेगा सरचार्ज और एजुकेशन सेस और हेल्थ सेस मिला करके वो बनेगा जी कितना 78%। तो इसके ऊपर टैक्स रेट कितना है 78। तो इफेक्टिव टैक्स रेट जो है डीम्ड इनकम के ऊपर वो कितना है 78%। इसके अलावा अगर कोई भी इनकम कमाई जाती है बाय वे ऑफ रॉयल्टी इन रिस्पेक्ट ऑफ पेटेंट डेवलप एंड रजिस्टर्ड इन इंडिया, उसके ऊपर सरचार्ज कितना
10% है। इसके अलावा 115BG ये किसको डील करते हैं? इनकम बाय ट्रांसफर ऑफ कार्बन क्रेडिट। अगर आपके पास कोई कार्बन क्रेडिट है और आपने उसको क्या किया, ट्रांसफर करने पर कोई इनकम कमाया, तो उस पर टैक्स रेट कितना? 10% है। अगर ऑनलाइन गेम खेली और उसके ऊपर कोई इनकम, उसके बेस पर कोई इनकम कमाई, तो उस पर टैक्स रेट जो वो कितना? 30% है। कितना? 30% है। तो ये याद करके जाना कि ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर जो टैक्स रेट है वो कितना आपका? 30% है। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके अलावा ये था अपना चैप्टर नंबर 1 जिसके अंदर इनकम टैक्स के रेट थे। तो आप देख लेना जो अल्टरनेट टैक्स सीरीज में उसके अंदर कुछ चेंजेस हुए वो एक बार आप पढ़ लेना। ठीक है, अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 का। चैप्टर नंबर 2 जब हमने पढ़ा था तो मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि अपने इंडिया के अंदर जो है वो इनकम टैक्स जो है वो पहली बार लगाया गया 1860 में, 1860 में सर जेम्स विल्सन के द्वारा। अंग्रेज आ गए थे तो उस टाइम पे अंग्रेजों के और जो अपने हिंदुस्तानी थे उनकी क्रांति हुई थी, जिसको 1857 की क्रांति बोलते हैं। उसके अंदर हम लोगों ने बहुत नुकसान कर दिया था अंग्रेजों का। तो उस नुकसान की भरपाई के लिए जो है ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने पहली बार इंडिया के अंदर जो है वो टैक्स को जो है वो क्या किया था? इंट्रोड्यूस किया था। ओके, तो अपने इंडिया के अंदर इनकम टैक्स जो है पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया फर्स्ट टाइम 1860 में बाय सर जेम्स विल्सन के द्वारा। किस लिए? तो इन ऑर्डर टू मीट द लॉसेस सस्टेन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन अकाउंट द मिलिट्री म्यूटनी ऑफ 1857। ओके जी, अब इसके अंदर जो खास बातें हैं वो आपको मैं बता दूं एक बार। हाँ, टोटल इनकम कैसे कंप्यूट करते हैं? 5 हेडिंग इनकम होती है। इनकम फ्रॉम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैप गेन, अदर सोर्स, पीजीबीपी और अदर सोर्स। तो इनकम फ्रॉम सैलरी इसको डील करते हैं सेक्शन 15 से 17 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। ठीक है, फिर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को डील करता है सेक्शन 22 से 27, पीजीबीपी को डील करता है 28 से 44 और कैप गेन को डील करता है 45 से 55 और अदर सोर्स को डील करता है 56 से लेके 59 तक। ठीक है जी, अब कैसे करते हैं जी? सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी इनकम हमने कमाई है उसको 5 हेडिंग के अंदर हम क्या करते हैं? क्लासिफाई करते हैं। पांचों हेडिंग इनकम को जब जोड़ देंगे तो उसको बोलते हैं जीटीआई, ग्रोस टोटल इनकम। ठीक है, अब जब हम जीटीआई निकालते हैं तो उसके अंदर हम लोग जो है सेक्शन 60 से 64 बोल तो सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड एंड क्लबिंग के प्रोविजन को भी हम ध्यान में रखते हैं। जो भी आपकी ग्रोस टोटल इनकम आएगी उसके अंदर से हम क्या करेंगे? डिडक्शन जो माइनस करेंगे 80C से लेकर के 80U तक की। डिडक्शन माइनस करने के बाद में जो भी आपकी टोटल इनकम आएगी उसको हम क्या करेंगे? नियरेस्ट मल्टीपल ₹10 में क्या करेंगे? राउंड ऑफ करेंगे। राउंड ऑफ करने के बाद अब हम उसके ऊपर जो है वो क्या करेंगे? टैक्स निकालेंगे, जो भी अपना स्लैब रेट चला उसके हिसाब से। ठीक है, फिर अलाउ करेंगे रिबेट इफ एनी, अगर कोई सरचार्ज लग रहा है उसको भी क्या करेंगे? ऐड करेंगे, एचईसी को ऐड करेंगे और फिर लास्ट में रिलीफ देंगे सेक्शन 89 की। फिर माइनस करेंगे टीडीएस, एडवांस टैक्स, डीडीडब्ल्यू जो ऑलरेडी पे कर रखा है। बैलेंस जो होगा वो है आपका नेट टैक्स पेबल विच विल बी राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट मल्टीपल ₹10 एंड मस्ट बी पेड एज सेल्फ असेसमेंट टैक्स बिफोर सबमिटिंग द रिटर्न ऑफ इनकम। ओके जी, अब यहां पे बता रखा है कंप्यूटेशन टैक्स ऑन द असेसमेंट ईयर 2026-27 का कैसे करोगे? तो देखो नॉर्मली टैक्स जो लगता है वो कैसे लगेगा? स्लैब रेट के हिसाब से। लेकिन जो स्पेशल इनकम है उस पर जो टैक्स, देखो नॉर्मल इनकम के ऊपर टैक्स लगेगा स्लैब रेट के हिसाब से, लेकिन जो स्पेशल इनकम है उनके ऊपर टैक्स लगेगा स्पेशल रेट के हिसाब से। अब यहां पे बता रखा है कुछ स्पेशल रेट किसके, कुछ रेट जो है वो क्या? ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन सेक्शन 111A। नॉर्मली शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को जो है वो नॉर्मल इनकम के अंदर इंक्लूड करते हैं और उसके ऊपर स्लैब रेट के हिसाब से जो वो क्या होता है? टैक्स का पेमेंट होता है। ठीक है, वो नॉर्मल इनकम में उसको ट्रीट करते हैं और स्लैब रेट जो है उसके हिसाब से टैक्स का पेमेंट होगा। लेकिन अगर मान लो कोई भी आपने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कमाया सेक्शन 111A का 111A का, और ये किसको है? अगर आपने कोई भी प्रीवियस ईयर के अंदर कोई सिक्योरिटी, इक्विटी शेयर या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड की यूनिट अगर आपने बेची और उसके ऊपर एसटीटी पे किया, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे किया, और उसके ऊपर अगर आपको कोई गेन आया तो उस पर जो आपका टैक्स है वो लगेगा स्पेशल रेट से। ठीक है, तो अगर आपने वो जो ट्रांसफर किया है 22 जुलाई 2024 तक तो टैक्स रेट है कितना? 15%। और अगर आपने उस ट्रांसफर जो किया वो किया 22 जुलाई 2024 के बाद में, मतलब 23 जुलाई को या 23 जुलाई के बाद, तो फिर टैक्स रेट है कितना? 20%। ओके जी, इसके अलावा नॉर्मल जो कैपिटल गेन है, ठीक है, अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो उसके ऊपर जो टैक्स रेट है वो कितना है? 20% है। ठीक है, तो 22 जुलाई तक अगर आपने कोई भी एसेट को ट्रांसफर किया उसके ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कमाया तो टैक्स रेट कितना? 20% है। और अगर आपने 22 के बाद 23 के बाद अगर आपने कोई भी जो ट्रांसफर किया तो उसके ऊपर टैक्स रेट कितना? 12.5% है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपने कोई भी इक्विटी शेयर या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड की यूनिट आपने बेची और उसको बेचने पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ, शॉर्ट टर्म हुआ तो उसको डील करता है सेक्शन 111A, और अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ, एसटीटी पे करके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ तो उसको डील करेगा सेक्शन 112A। और ये अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर आपका 1.25 लाख रुपए से क्या है? ज्यादा है। ठीक है, तो टैक्स रेट रहेगा कितना? 10%। और अगर वो जो है अगर ये ट्रांसफर आपने किया 22/7/2024 को, ठीक है, या उससे पहले, और अगर आपने ट्रांसफर किया 22/7/2024 के बाद में, तो फिर टैक्स रेट जो रहेगा वो कितना रहेगा? 12.5। इन शॉर्ट अगर हम बात करते हैं तो बोलता है
जो टैक्स रेट और इसके अलावा अगर कुछ भी बचा, ठीक है, तो उसके ऊपर जो है वो क्या है टैक्स रेट। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर तो टैक्स रेट लगेगा स्लैब रेट के हिसाब से, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है, ठीक है, इसको डील करेगा 112, उस पर टैक्स रेट कितना, अगर कोई ट्रांसफर किया है 22/7 तक तो टैक्स रेट है कितना 20%, और 22/7 के बाद अगर कोई ट्रांसफर आपने किया है तो फिर टैक्स रेट कितना 12.5%, ठीक है। इसके अलावा विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रोजल पजल, हॉर्स रेस हो गया, इस पर टैक्स रेट कितना है 30% है, ठीक है। टैक्स ऑन द इनकम फ्रॉम द पेटेड, इस पर टैक्स रेट कितना 10% है, ठीक है जी। आगे बढ़े, फिर इनकम का मतलब क्या होता है, इनकम का मतलब कुछ भी, जो भी आपने प्रीवियस ईयर के अंदर से जो भी उसने कोई इनकम कमाया, चाहे इनकम फ्रॉम सैलरी से, चाहे हाउस प्रॉपर्टी से, ठीक है, रेंटल इनकम कोई कमाया, बिजनेस करके, प्रोफेशन करके कोई इनकम कमाया, कोई भी कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करके कोई उसने इनकम कमाई, अदर सोर्स की कोई भी इनकम आई, उन सबको जोड़ते हैं तो वो बनती है हमारी क्या इनकम। ओके, इनकम के अंदर ये बात ध्यान रखना, इनकम प्लस और माइनस दोनों हो सकती है, ठीक है ना। तो लॉस भी जो है वो पार्ट है किसका, इनकम का। एक वर्ड होता है की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी, ठीक है। तो कई बार हम एम्प्लॉयर जो है वो क्या करता है, उसकी ऑर्गेनाइजेशन में जो मेन पर्सन है जिसको की मैन बोलते हैं उसका हम बीमा करवा लेते हैं, उसकी जो पॉलिसी है, ठीक है, उसको बोलते हैं की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी। अब की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी से अगर कोई पैसा मिलता है तो देखना पड़ेगा पैसा किसको मिला। अगर वो पैसा मिलता है ऑर्गेनाइजेशन को तो वो टैक्सेबल होगा कहां पे, पीजीबीपी हेड में। अगर वो पैसा मिलता है एम्प्लॉय को तो वो एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल होगा कहां पे, सैलरी हेड में, और किस नाम से जाएगा, प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी के नाम से। और अगर वो पैसा मिलता है किसको, एम्प्लॉय के घर वालों को, ठीक है ना, तो फिर वो पैसा जो है वो जाएगा कहां पे, अदर सोर्स में, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। आगे कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम की बात करते हैं तो बोलते हैं इनकम जो है उसकी अगर बात करते हो पांचों हेड से जो भी आप किसी भी सोर्स से जो आप पैसा कमाते हो वो क्या इनकम है, चाहे वो लीगल हो चाहे वो इलीगल हो। इलीगल इनकम जो है ना वो भी आपकी क्या होती है, टैक्सेबल होती है, ये बात ध्यान रखना अगर पकड़े गए तो, ठीक है। इसके अलावा है जी आपका मेन बात ये, इनकम ऑन अकाउंट ऑफ धर्मादा, गौशाला, गौशाला की जो इनकम है वो टैक्सेबल नहीं है। जो वाइफ को पिन मनी मिलती है घर का खर्च चलाने के लिए वो इनकम नहीं है, ठीक है। डिस्प्यूटेड इनकम के केस के अंदर जो क्या होता है, जो पर्सन इनकम को रिसीव कर रहा है उसको जो टैक्स का पेमेंट करना पड़ता है, ठीक है। एक होता है डाइवर्जन एप्लीकेशन, तो हम यहां पे बोलते हैं डाइवर्जन ऑफ इनकम का मतलब होता है इनकम इज डाइवर्टेड टू सम अदर पर्सन अंडर सम लीगल ऑब्लिगेशन, इफ आफ्टर रिसीविंग द इनकम इट इज गिवन टू समवन एल्स, तो उसको बोलेंगे एप्लीकेशन ऑफ इनकम, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखना। सिमिलरली इफ एन इनकम इज डाइवर्टेड टू सम अदर पर्सन वॉलंटरी, तो इसका मतलब क्या होता है, एप्लीकेशन, ठीक है। फिर इनकम का मतलब प्लस माइनस दोनों होते हैं। जीटीआई का मतलब क्या होता है, पांचों हेड की इनकम को जब जोड़ दे तो बनेगा ग्रोस टोटल इनकम। टोटल इनकम क्या, ग्रोस टोटल इनकम में से अगर हम डिडक्शन माइनस करते हैं 80 से 80 की तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, टोटल इनकम, ठीक है। फिर कैजुअल इनकम, अच्छा ये बता रहा जो टोटल इनकम है उसको हम ग्रोस टोटल इनकम को हम कभी भी जो राउंड ऑफ नहीं करते, टोटल इनकम को हम क्या करते हैं, राउंड ऑफ करते हैं, ठीक है। कैजुअल इनकम क्या होती है, जो कभी कभार होने वाली इनकम है उसको बोलते हैं कैजुअल इनकम, या इसको जो नॉन रिकरिंग नेचर की इनकम होती है। लेकिन कैजुअल इनकम के अंदर आपका जैसे कैपिटल गेन हो गया या पीजीबीपी की इनकम, ये इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगी, ठीक है। इसके अलावा कैजुअल इनकम के रिगार्डिंग कुछ प्रोविजन है। सबसे पहला, एक्सपेंस आर नॉट डिडक्टेबल। कैजुअल इनकम को कमाने के लिए अगर आपने कोई खर्चा किया तो उसकी आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। दूसरा, कैजुअल इनकम के रिगार्डिंग आप सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। टीडीएस पर कैजुअल इनकम है वो जनरली कितना रहता है आपका, 30% है, ठीक है जी। इसके अलावा पर्सन की डेफिनेशन बोलते हैं पर्सन इंक्लूड, एसएससी का मतलब कौन होता है, एसएससी का मतलब है पर्सन, और पर्सन कौन होता है, पर्सन के अंदर आते हैं ये सब लोग हैं, कौन कौन, इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फर्म, एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन एक्सेट्रा, ठीक है। एसएससी कौन, एसएससी वो पर्सन जो कि लाइबल है क्या करने के लिए, टैक्स का पेमेंट करने के लिए, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, एसएससी, ठीक है। असेसमेंट ईयर क्या होता है, जिस साल कमाई हुई इनकम के ऊपर हम टैक्स का पेमेंट करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग क्या, असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर क्या होता है, जिस साल हम इनकम कमाते हैं उसको बोलते हैं हम लोग क्या, प्रीवियस ईयर। कुछ केसेस के अंदर जो है हमेशा जनरली क्या होता है, जो असेसमेंट ईयर होगा वो प्रीवियस ईयर से अगला ईयर होता है, ठीक है ना। कुछ केसेस के अंदर जो है वो क्या होता है, हम प्रीवियस ईयर को ही असेसमेंट ईयर मान के और उसी साल हम टैक्स का पेमेंट करवा लेते हैं। वो है कौन कौन से केसेस, सबसे पहला इनकम ऑफ नॉन रेजिडेंट फ्रॉम शिपिंग बिजनेस। अगर कोई नॉन रेजिडेंट जो है वो इंडिया में आके शिपिंग बिजनेस करता है और उससे इंडिया में कोई पैसा कमाता है तो उसके लिए हम अगले साल का वेट ना करके करंट ईयर में ही, बोलते प्रीवियस ईयर में ही, जिस साल वो इनकम कमा रहा है उसी साल में ही हम जो वो क्या कर लेंगे, उससे टैक्स का पेमेंट करवा लेंगे। दूसरा, इनकम ऑफ पर्सन लिविंग इंडिया। अगर कोई पर्सन जो वो इंडिया को क्या कर रहा है, लीव करके जा रहा है, छोड़ के जा रहा है, ठीक है, और अपने को लग रहा है उसका कोई भी इरादा भी नहीं है वापस आने का, तो उससे हम इसी साल टैक्स ले लेंगे, अगले साल का वेट नहीं करेंगे। कोई भी अगर आपने कोई भी इनकम है इसका एओपी का, बीओआई का, ठीक है, या कोई भी आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन का, ठीक है, जिसको एक पर्टिकुलर इवेंट के लिए बनाया था, वो इवेंट जो इसी साल खत्म हो रहा है तो भी हम अगले साल का वेट ना करें, करंट ईयर में टैक्स का पेमेंट करवा लेंगे। अगर अपने को लगता है कि एसएससी जो है वो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकता है टैक्स को अवॉइड करने के लिए तो भी करंट ईयर में टैक्स का पेमेंट कर लेंगे। अगर अपने को लगता है कि एसएससी ने जो है वो कोई बिजनेस डिसकंटिन्यू कर दिया और अब फ्यूचर में वो उसका शुरू भी नहीं करेगा तो उस डिसकंटिन्यूड बिजनेस के लिए हम लोग अगले साल का वेट ना करके करंट ईयर में ही टैक्स का पेमेंट करवा लेंगे, ठीक है जी। तो ये सब तो अपने चैप्टर नंबर 2 में इंपॉर्टेंट।
फिर है चैप्टर नंबर 3, ये है आपका रेसिडेंस एंड टैक्स लायबिलिटी। एज यू नो अपने इंडिया के अंदर जो टैक्स का पेमेंट होता है वो कैसे होता है, रेजिडेंशियल स्टेटस के बेस पर, है ना। अब रेजिडेंशियल स्टेटस जो है वो अलग अलग लोगों का अलग अलग होता है। सबसे पहले बात करेंगे जी किसका, अच्छा रेजिडेंशियल स्टेटस को डील करते हैं सेक्शन नंबर 6, ठीक है जी। डिटर्मिनेशन ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल का जो रेजिडेंशियल स्टेटस रहेगा वो कैसा रहेगा, 3 तरीके का, या तो वो होगा रेसिडेंट, या वो होगा आपका डीम्ड रेसिडेंट, और या फिर कौन होगा, नॉन रेसिडेंट, ठीक है। अब रेसिडेंट जो है उसकी कहानी आगे बढ़ेगी, या तो होगा रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी, या होगा रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी, ठीक है। और ये जो डीम्ड रेजिडेंट है ये भी किस कैटेगरी के अंदर आएगा, इसी कैटेगरी में, किसमें, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। कैटेगरी अलग बना दिया डीम्ड रेजिडेंट का, बट ये जाएगा किस कैटेगरी में, इसको डील करेंगे किसके साथ में, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट कैटेगरी के अंदर, ठीक है। अब एक इंडिविजुअल का रेसिडेंट होना या नॉन रेसिडेंट होना वो डिपेंड करता है किस पे, बेसिक कंडीशन पे। बेसिक कंडीशन टोटल मिला के कितनी है जी, आपकी 2 है। पहली कंडीशन जो है वो क्या, एसएससी ने प्रीवियस ईयर के अंदर 182 दिन इंडिया में, 182 दिन उससे ज्यादा इंडिया में क्या किया, स्टे किया, पहली कंडीशन। या एसएससी ने प्रीवियस ईयर के अंदर 60 दिन और उससे पीछे के 3 सालों के अंदर 365 दिन इंडिया में क्या किया, स्टे। अगर एसएससी इन 2 बेसिक कंडीशन में से एक भी बेसिक कंडीशन को सेटिस्फाई कर देता है तो फिर वो बन जाएगा रेसिडेंट, और अगर एसएससी दोनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता तो वो बन जाएगा कौन, नॉन रेसिडेंट। अगर एक एसएससी एक बार रेसिडेंट बन गया तो कहानी आगे बढ़ेगी, या तो होगा वो ऑर्डिनरी या होगा नॉट ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी या नॉट ऑर्डिनरी के लिए जो है वो तो है 2 एडिशनल कंडीशन। पहली एडिशनल कंडीशन जो है वो क्या बोलती है, वो ये बोलती है, अगर ध्यान देना, पहली एडिशनल कंडीशन कि एसएससी जो है रेलिवेंट प्रीवियस ईयर से पीछे के 10 सालों में कम से कम 2 साल जो है वो क्या रहा हो, रेसिडेंट रहा हो, और रेलिवेंट प्रीवियस ईयर के पीछे के 7 सालों में कम से कम 730 दिन अगर उसने इंडिया में क्या किया, स्टे किया। ये है 2 एडिशनल कंडीशन। अगर एसएससी अगर कोई रेसिडेंट इंडिविजुअल इन दोनों एडिशनल कंडीशन को सेटिस्फाई कर देता है तो वो बन जाएगा ऑर्डिनरी रेसिडेंट। और अगर जो इंडिविजुअल है वो इन 2 में से एक भी एडिशनल कंडीशन को जो है वो सेटिस्फाई नहीं करता, या दोनों में से जो है वो दोनों को ही सेटिस्फाई नहीं करता, दोनों में से एक को नहीं करता, दोनों में से दोनों को नहीं करता, तो फिर वो बन जाएगा रेसिडेंट तो है बट वो होगा कौन, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। और नॉन रेसिडेंट कौन है, जो आपकी बेसिक कंडीशन है इन 2 में से दोनों को ही जो है वो सेटिस्फाई नहीं करता। अब ये डीम्ड रेसिडेंट की कहानी क्या है, आप ध्यान से सुनना। अगर कोई पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन इंडिया में आया और इंडिया में आकर के उसने जो है वो क्या किया, पैसा कमाया, और यहां पे 15 लाख से ऊपर की इनकम अगर उसने क्या कर लिया, कमा ली है, और अगर चाहे उसने इंडिया में अभी 120 दिन या उससे ज्यादा अगर उसने इंडिया में क्या कर लिया, स्टे कर लिया, तो उसको हम मान लेंगे डीम्ड रेसिडेंट। क्या मान लेंगे, डीम्ड रेसिडेंट, और उससे हम लोग जो है वो टैक्स चार्ज कर लेंगे। ओके जी, तो देखो इंडिविजुअल को हम रेसिडेंट कब बोलेंगे, अगर 2 कंडीशन है, वो 2 में से कोई भी एक सेटिस्फाई कर दे या दोनों सेटिस्फाई कर दे। पहले 182 दिन किया उससे ज्यादा उसने स्टे किया रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में, या रेलिवेंट प्रीवियस ईयर के अंदर तो 60 दिन, उससे पीछे के 4 सालों में 365 दिन उसने इंडिया में क्या किया, स्टे किया। ये बोथ द अबव कंडीशन आर नॉट सेटिस्फाइड, तो इंडिविजुअल को किस कैटेगरी में डालेंगे, नॉन रेसिडेंट, ठीक है। एक्सेप्शन क्या बता रखा है, इन 2 लोगों के लिए, कौन कौन, अगर कोई इंडियन सिटीजन जो इंडिया को छोड़ के जा रहा है बाहर एम्प्लॉयमेंट के लिए, या कोई अगर इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो इंडिया में विजिट करता है, तो इनके लिए जो है इनका रेसिडेंट होना या नॉन रेसिडेंट होना जो है वो 182 दिन की कंडीशन पे ही एप्लीकेबल होता है, इनके लिए 60 दिन वाली कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है। अब समझना स्टेटलेस पर्सन की कहानी इसकी, इफ कोई भी सच इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, अगर उसकी टोटल इनकम जो है कहां से, अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स, मतलब उसकी जो डोमेस्टिक इनकम है, मतलब इंडिया में आया और यहां पे आकर उसने जो पैसे कमाया वो अगर 15 लाख रुपए से क्या है, ज्यादा है, ठीक है। और अगर उसने 120 दिन भी इंडिया में स्टे कर लिया ना, चाहे 182 नहीं किया, ओनली 120 दिन भी अगर उसने इंडिया में क्या कर लिया, स्टे कर लिया, तो उसको हम डीम्ड रेसिडेंट का दर्जा देंगे और उसको रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट की कैटेगरी के अंदर उसको ट्रीट करेंगे, ठीक है ना। और अगर उसकी इनकम जो है वो अप टू 15 लाख है तो फिर उसका रेसिडेंट होना या नॉन रेसिडेंट होना वो 182 दिन की कंडीशन के ऊपर जो है वो एप्लीकेबल होगा। तो अगर मान लो कोई पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन किसके ऊपर 60 दिन वाली कंडीशन एप्लीकेबल नहीं थी, 2 लोगों के ऊपर, कौन कौन सा, एक तो इंडियन सिटीजन जो इंडिया को छोड़ के जा रहे हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए, या वो क्रू मेंबर है किसका, इंडियन शिप का, और या फिर अगर कोई पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन इंडिया के अंदर आता है, ठीक है, इंडिया में विजिट करता है, ठीक है ना, तो इनके लिए जो है वो क्या है, वो बोल दिया इनका रेसिडेंट होना या नॉन रेसिडेंट होना, इन दोनों के लिए इनका रेसिडेंट होना या नॉन रेसिडेंट होना ये डिपेंड करेगा 182 दिन की कंडीशन पे। अगर इन्होंने 182 दिन या उससे ज्यादा इंडिया में स्टे किया तो ये रेसिडेंट है, नहीं तो ये नॉन रेसिडेंट है। लेकिन इनमें से ये जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, अगर वो इंडिया में आया और उसने इंडिया में 120 दिन या उससे ऊपर स्टे किया, लेकिन 182 नहीं किया, 120 किया, लेकिन अगर उसने यहां पे आके और उसकी जो इनकम है वो 15 लाख से क्या है, ज्यादा है, तो भाई चाहे वो 120 दिन भी अगर इंडिया में रहा ना, तो भी उसको हम लोग जो है वो क्या, रेसिडेंट एंड मतलब उसको डीम्ड रेसिडेंट का दर्जा दे देंगे। ओके जी। इसके बाद फिर ये ध्यान रखना, हाउएवर द पर्सन हु इज डीम्ड एज रेसिडेंट अंडर दिस सेक्शन शैल बी ट्रीटेड एज अ रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। जिसको डीम्ड रेसिडेंट का
दर्जा दिए ना, उसको हम क्या मानेंगे, रेजिडेंट है बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अब जो एडिशनल कंडीशन है वो कौन कौन सी है। अब अगर आप एक बार रेजिडेंट बन गए तो कहानी आगे बढ़ेगी, या तो आप होंगे ऑर्डिनरी रेजिडेंट या होंगे नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो एक इंडिविजुअल को ऑर्डिनरी या नॉट ऑर्डिनरी में कब ट्रीट करेंगे, दो हैं अजी हमारी एडिशनल कंडीशन। अगर एक इंडिविजुअल दोनों एडिशनल कंडीशन को सेटिस्फाई कर देता है तो होगा जी वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट। और अगर एक इंडिविजुअल इन दो में से किसी एक को सेटिस्फाई करता है या दोनों को ही सेटिस्फाई नहीं करता तो वो हो जाएगा अपना कौन, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ओके जी, अब इसको देखते हैं। जो दो एडिशनल कंडीशन है वो कौन कौन से। सबसे पहली, प्रीवियस ईयर, रेलिवेंट प्रीवियस ईयर से पीछे के 10 सालों में कम से कम 2 साल वो क्या रहा हो, रेजिडेंट रहा हो। और या दूसरी कंडीशन क्या है, रेलिवेंट प्रीवियस ईयर से पीछे के 7 सालों में कम से कम 730 दिन उसने इंडिया में क्या किया हो, स्टे। ये दोनों कंडीशन अगर आप सेटिस्फाई कर देते हैं तो फिर आप जो है वो क्या हो जाएंगे, आप रेजिडेंट है और ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। ओके, अच्छा एक ये ध्यान रखना, अगर कोई सिटीजन ऑफ इंडिया या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हैविंग द टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स, अगर उसकी 15 लाख से ज्यादा है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, हैज बीन इंडिया, अगर वो 182 दिन उससे इंडिया के अंदर रहा तो उसको जो है वो क्या मान लिया जाएगा, उसको डीम्ड रेजिडेंट का दर्जा दे दिया जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, कैटेगरी जो बना रखी है देख लेना। इसके बाद एचएफ की, एओपी और बीओआई इनकी बात करें, देखो फर्म और एओपी इनका स्टेटस जो है वो क्या होता है, या तो ये रेजिडेंट होते हैं या नॉट रेजिडेंट होते हैं। लेकिन एचएफ के केस में एचएफ भी या तो रेजिडेंट हो गया नॉट रेजिडेंट। लेकिन एचएफ के केस में कहानी आगे बढ़ सकती है, अगर एक एचएफ रेजिडेंट निकली तो फिर वो आगे ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है कर्ता के स्टेटस के ऊपर। ठीक है, नॉर्मल सिनेरियो में एचएफ, फर्म, एओपी ये तीनों या तो रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट। अब इनका रेजिडेंट होना या नॉन रेजिडेंट होना वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर, वो डिपेंड करेगा आपके मैनेजमेंट एंड कंट्रोल पे। अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर जो है वो सिचुएटेड है होली आउटसाइड इंडिया तो वो क्या होगी, नॉन रेजिडेंट। और अगर मान लो कोई भी एचएफ, कोई भी एओपी, कोई भी बीओआई, अगर इसका जो मैनेजमेंट कंट्रोल जो है वो कहां पे, इन इंडिया है, चाहे होली हो चाहे पार्शियली हो, तो भी वो क्या बन जाएगी, रेजिडेंट। ओके, अब एचएफ के केस में ओनली जो क्या होगा, अगर एक एचएफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली अगर वो क्या बन गई, रेजिडेंट बन गई, तो कहानी आगे बढ़ेगी या तो ऑर्डिनरी या नॉट ऑर्डिनरी, ये डिपेंड करेगा कर्ता के स्टेटस पे। अगर कर्ता ने दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई कर दी तो वो जो एचएफ है वो बन जाएगी क्या, ऑर्डिनरी रेजिडेंट। और अगर कर्ता ने दोनों में से एक भी एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करी या दोनों ही सेटिस्फाई नहीं करी तो वो जो एचएफ है वो हो जाएगी क्या, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ठीक है जी। कंपनी का रेजिडेंशियल स्टेटस देखें तो बोलते हैं इंडियन कंपनी हमेशा क्या होगी, रेजिडेंट होगी। बात करेंगे फॉरेन कंपनी का, तो फॉरेन कंपनी या तो रेजिडेंट होगी, नॉन रेजिडेंट, वो डिपेंड करेगा किस पे, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल पे। अगर फॉरेन कंपनी का मैनेजमेंट एंड कंट्रोल होली या पार्शियली अगर कहां पे, इंडिया के अंदर है, तो वो बन जाएगी क्या, रेजिडेंट। और अगर फॉरेन कंपनी का मैनेजमेंट कंट्रोल जो है वो क्या, होली आउटसाइड इंडिया है, तो वो बन जाएगी आपकी क्या, नॉन रेजिडेंट। आगे इसके अलावा किसी भी पर्सन का, अदर पर्सन का अगर रेजिडेंशियल स्टेटस अगर आपको देखना हो तो वो हम कैसे देखेंगे, हम देखेंगे मैनेजमेंट एंड कंट्रोल पे। अगर उस पर्सन का मैनेजमेंट या कंट्रोल जो है वो होली और पार्शियली अगर इन इंडिया में ना, तो वो क्या होगी, रेजिडेंट। और अगर उसका पूरा मैनेजमेंट कंट्रोल जो है वो आउटसाइड इंडिया है तो फिर वो क्या बन जाएगी, नॉन रेजिडेंट। ठीक है, इसके बाद स्कोप ऑफ टोटल इनकम, देखो जो ऑर्डिनरी रेजिडेंट होते हैं, जो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है उनके लिए इंडियन इनकम और फॉरेन इनकम दोनों की दोनों जो है वो क्या, टैक्सेबल है। ठीक है, जो आपके नॉन रेजिडेंट है इनके लिए इंडियन इनकम तो टैक्सेबल है, लेकिन जो फॉरेन इनकम है वो इनके लिए क्या होती है, एग्जेम्प्ट होती है। ठीक है, और जो रेजिडेंट है, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, इनके लिए जो है वो क्या, इंडियन इनकम जो है वो तो टैक्सेबल है, लेकिन फॉरेन इनकम दो कैटेगरी बनती है इनके लिए। फॉरेन इनकम जनरली जो है वो क्या, एग्जेम्प्ट है, एक को छोड़िए, कौन सी, पीजीबीपी की इनकम जो कंट्रोल होता है कहां से, इंडिया से, उसको छोड़ के बाकी सारी इनकम इनके लिए क्या है, एग्जेम्प्ट है। ओके जी, तो यहां पे बोल रहे हैं इनकम रिसीव और डीम टू बी रिसीव इन इंडिया, तो ये क्या है, इंडियन इनकम है, और इंडियन इनकम सबके लिए क्या है, टैक्सेबल है। इनकम एक्रू और अराइजिंग और डीम टू बी एक्रू अराइजिंग इन इंडिया, तो ये सबके लिए क्या है, टैक्सेबल है। इसके अलावा इनकम एक्रू अराइज आउटसाइड इंडिया, तो ये क्या है, फॉरेन इनकम। अब अगर फॉरेन इनकम किससे हो रही है, बिजनेस कंट्रोल इन इंडिया और प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया, तो ये जो फॉरेन इनकम है, ये देखो जो आपका ऑर्डिनरी रेजिडेंट है उसके लिए तो सारी की सारी फॉरेन इनकम जो है वो भी क्या, टैक्सेबल है। ठीक है, जो आपके नॉन रेजिडेंट है उनके लिए सारी फॉरेन इनकम जो है वो क्या, नॉट टैक्सेबल है। और जो आपका ऑर्डिनरी रेजिडेंट है बट नॉट ऑर्डिनरी, तो उसके लिए सिर्फ ये इनकम टैक्सेबल है, फॉरेन इनकम। कौन सी फॉरेन इनकम, कोई पीजीबीपी की इनकम जो बिजनेस जो है वो, या फिर कोई प्रोफेशन जो सेटअप किया गया कहां से, इंडिया से, तो वो उसके लिए टैक्सेबल है। इसके अलावा जो और जो फॉरेन इनकम है इनकी, वो सारी की सारी इनके लिए क्या है, एग्जेम्प्ट है। ओके जी, आगे इसके अलावा
कोई भी नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्समैन, तो ये बात ध्यान रखना, कोई भी नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्समैन या कोई भी नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्स एसोसिएशन या कोई भी नॉन रेजिडेंट एंटरटेनर, अगर ये जो है वो इंडिया के अंदर आए और इंडिया में आके इन्होंने कोई पैसा कमाया, तो फिर क्या होगा, जो भी इनको ग्रोस अमाउंट मिलेगा उसके ऊपर 20% की रेट से जो टीडीएस काट लेना है। ठीक है, तो टीडीएस का इनका जो टैक्स रेट है वो कितना है, 20%। ओके जी। इसके बाद अगला जो टॉपिक है वो है अपना एग्रीकल्चर इनकम का। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है भाई, एग्रीकल्चर इनकम नॉर्मल सिनेरियो में अगर कोई पर्सन ओनली एग्रीकल्चर इनकम कमाता है ना, तो वो उसके लिए क्या एग्जाम्प्ट है। और एग्जाम्पशन का जो सेक्शन है सेक्शन 10(1) याद रखना। तो एग्रीकल्चर इनकम नॉर्मल सिनेरियो में क्या एग्जाम्प्टेड 10(1) में। एग्रीकल्चर इनकम को जो है वो क्या डिफाइन किया गया सेक्शन 10(1)(a) के अंदर 2(1)(a) में। और ये जो यहां पे बोला गया एग्रीकल्चर इनकम में क्या कहेगा, एनी रेंट और रेवेन्यू डिराइव फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड सिचुएटेड इन इंडिया, या एनी इनकम डिराइव फ्रॉम सच लैंड बाय एग्रीकल्चर पर्पस, या प्रोसेसिंग ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस रेज और received by him so as to render it fit for the market, या सेल बाय कल्टीवेटर और द रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड ऑफ द प्रोड्यूस रेज और रिसीव इन इंडिया। इसके अलावा कोई भी इनकम जो डिराइव होती है फ्रॉम एनी बिल्डिंग ऑक्यूपाई बाय द रिसीवर ऑफ द रेंट ऑफ सच लैंड और ऑक्यूपाई बाय द कल्टीवेटर, ये भी आपकी एग्रीकल्चर इनकम ट्रीट की जाएगी। इसके अलावा फार्म बिल्डिंग की जो इनकम है वो भी क्या है आपका, उसका एग्रीकल्चर इनकम ट्रीट किया जाएगा, बशर्ते ये बिल्डिंग शुड बी ओन द इमीडिएट विसिनिटी के अंदर आती है एग्रीकल्चर लैंड के, और बिल्डिंग को आप यूज करेंगे ऑक्यूपायर के द्वारा बाय द रीजन ऑफ कनेक्शन विद द एग्रीकल्चर लैंड और द डेवलपिंग हाउस, स्टोर हाउस और एनी अदर आउट बिल्डिंग, एंड द लैंड जो सिचुएटेड है बी असेस टू लैंड रेवेन्यू और द लोकल रेट अदरवाइज सिचुएटेड आउटसाइड अर्बन एरिया। ठीक है, इसके अलावा इंस्टेड ऑफ नॉन एग्रीकल्चर, ये जो इनकम है उसको नॉन एग्रीकल्चर इनकम ट्रीट किया जाएगा। कौन कौन सी, कोई भी डिविडेंड इनकम मिलती है अगर कहां से, फ्रॉम ए कंपनी विच इज एंगेज इन द एग्रीकल्चर ऑपरेशन, अगर कोई कंपनी एग्रीकल्चर ऑपरेशन में एंगेज है और वहां से उसके शेयर आपके पास है और वहां से अगर आपको उन शेयर के ऊपर कोई डिविडेंड मिला तो वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। इसके अलावा इनकम फ्रॉम ग्रोइंग मलबरी लीव्स और फीडिंग देम टू द सिल्क वॉर्म और ऑब्टेनिंग सिल्क कोकून्स, ये भी एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। इनकम फ्रॉम डेयरी फार्मिंग, ये एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। पोल्ट्री फार्मिंग इनकम एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। इंटरेस्ट अगर कोई मिलता है एरिया ऑफ द रेंट रिसीवेबल इन रिस्पेक्ट टू द एग्रीकल्चर इनकम, ये भी एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। अगर कोई इनकम रिसीव होती है फ्रॉम अलाउिंग ए शूटिंग ऑफ द फिल्म द एग्रीकल्चर लैंड, ये भी एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। इसके अलावा अब है कुछ स्पेशल कंप्यूटेशन द एग्रीकल्चर नॉन एग्रीकल्चर इनकम इन केस ऑफ कॉफी रबर टी बिजनेस। अगर मान लो आपका एसएससी का जो काम है वो क्या है, ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रबर, तो फिर इसको डील करेगा रूल 7A। और यहां पे हम बोलेंगे जो भी आप इनकम कमाएंगे उसका 65% जो है एग्रीकल्चर है और 35% जो है वो क्या नॉन एग्रीकल्चर इनकम है, बोलो तो बिजनेस इनकम है। इसके अलावा अगर आप ग्रो एंड क्योर करते हैं कॉफी, तो इसका है रूल 7B, लर्न करके जाना, एग्जाम में आता है। और जितना भी टोटल पैसा कमाएंगे 75% को एग्रीकल्चर ट्रीट किया जाएगा, 25% को बिजनेस। अगर आपका काम जो वो क्या है, ग्रोइंग क्योरिंग रोस्टिंग एंड द ग्राउंडिंग ऑफ द कॉफी, तो इसको डील करेगा 7B1A। और इसमें 60% जो इनकम है उसको एग्रीकल्चर माना जाएगा, 40% को बिजनेस। और अगर आपका काम जो है वो क्या ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी, इसको डील करेगा रूल 8। और यहां पे जितने भी आप इनकम कमाएंगे उसका 60% क्या मानेंगे एग्रीकल्चर और 40% मानेंगे क्या बिजनेस इनकम। ठीक है, इसके अलावा फिर बोलता है कंप्यूटर, इसके अलावा अगर ये बनती है, अगर एसएससी जो रॉ मेटेरियल भी प्रोड्यूस कर रहा है और साथ में फिनिश गुड्स भी बनाते हैं, तो फिर क्या होगा, जैसे चीनी का केस हो गया, तो उस केस में जो चीनी का जो मार्केट वैल्यू है उसको हम एक्सपेंस के अंदर जो है वो काउंट करते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। टैक्स ऑन नॉन एग्रीकल्चर इनकम, इफ द एसएससी अर्न द एग्रीकल्चर इनकम, तो क्या करेंगे, अगर कभी ऐसा हो गया कि एसएससी की जो इनकम है, अगर एसएससी की नॉन एग्रीकल्चर इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है और एसएससी की जो एग्रीकल्चर इनकम है वो 5,000 रुपए से ज्यादा है, तो एक बार एग्रीकल्चर इनकम को नॉन एग्रीकल्चर इनकम में ऐड करके टैक्स निकाला जाएगा। फिर नॉन एग्रीकल्चर इनकम को जो है वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट में ऐड करके उस पर टैक्स निकाला जाएगा, और वो जो टैक्स निकल गया है उसको पहले वाली कंडीशन में से माइनस करके वो जो रिमेनिंग टैक्स बनेगा वो आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, काइंड ऑफ एग्रीकल्चर इनकम बता रही है, इसको रीडिंग कर लेना। ठीक है, ये तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है रिगार्डिंग कंप्यूटेशन कैसे करेंगे। तो बोलता है एग्रीकल्चर इनकम बाय वे ऑफ रेंट और रेवेन्यू, अगर कोई डिराइव होता है फ्रॉम द लैंड सिचुएटेड इन इंडिया एंड इज यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, इज कंप्यूटेड एज इफ इट वर चार्जेबल टू इनकम टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ठीक है, फिर अगर कोई एग्रीकल्चर इनकम आपने कमाई एग्रीकल्चर बिल्डिंग से, तो उसके ऊपर जो आप इनकम कंप्यूट करेंगे वो ऐसे करेंगे जैसे हाउस प्रॉपर्टी इनकम करते हैं। एनी अदर एग्रीकल्चर इनकम अगर आप कंप्यूट करेंगे वो करेंगे ऐसे जैसे आप पीजीबीपी हेड की इनकम कंप्यूट करते हैं। ठीक है, नॉन एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम लैंड, इसमें क्या कहेगा, इनकम फ्रॉम मार्केट, इनकम फ्रॉम स्टोन क्वेरी, इनकम फ्रॉम माइनिंग रॉयल्टी, इनकम फ्रॉम लैंड यूज फॉर स्टोरिंग द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, इनकम फ्रॉम सप्लाइंग ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन पर्पस, इनकम फ्रॉम सेल्फ ग्रोन ग्रास ट्रीज बैम्बू, इनकम फ्रॉम फिशरी, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ अर्थ फॉर द ब्रिक मेकिंग, रेमुनेशन रिसीव एज मैनेजर ऑफ द एग्रीकल्चर फार्म, डिविडेंड फ्रॉम द कंपनी एंगेज इन एग्रीकल्चर, इनकम ऑफ द बायर ऑफ द रिप क्रॉप।
ठीक है, या इनकम फ्रॉम डेयरी फार्मिंग, इसके अलावा इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट ऑन रेंट इन एरिया, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ फॉरेस्ट, ट्री, वाइल्ड ग्रास, फ्रूट, फ्लावर ग्रोन स्पॉन्टेनियसली विदाउट द ह्यूमन एफर्ट, इसके अलावा इनकम फ्रॉम ब्रीडिंग ऑफ लाइव स्टॉक, इसके अलावा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ द स्टैंडिंग क्रॉप, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस परचेज बाय द एसएससी। तो ये सब जो है वो क्या नॉन एग्रीकल्चर इनकम है। अगला जो टॉपिक है वो है जी आपका इनकम फ्रॉम सैलरी। ओके, ये पहला है तो अपना इनकम फ्रॉम सैलरी का। अब इसके अंदर हमने पढ़ा सबसे पहले तो क्या एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप अगर एग्जिस्ट करता है तो ही जो इनकम जनरेट होगी वो आपके सैलरी हेड में जाएगी। ठीक है, दूसरा प्लेस ऑफ एप्रूवल क्या मान जाएगा, जहां पे आपने सर्विस को रेंडर किया है। चार्जेबल टू सैलरी जो है वो मतलब उस पर टैक्स कैसे लगाएंगे, तो सैलरी विच रिसीव और एक्रू विच एवर इज अर्लियर। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस से अगर कोई पैसा मिलेगा तो वो जाएगा सैलरी में, और कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस है तो इसके लिए जो पैसा यहाँ पे रिसीव होगा वो जाएगा कहां पे, पीजीपीपी हेड में। एडवांस सैलरी, अगर कोई भी आपको एडवांस सैलरी मिलती है तो जिस साल आपको मिली उसी साल वो टैक्सेबल हो जाएगी। फॉर गोइंग ऑफ सैलरी एंड सरेंडर ऑफ सैलरी, फॉर गोइंग ऑफ सैलरी में हम बोलते हैं वेवर ऑफ द सैलरी अमाउंट टू एप्लीकेशन सैलरी इनकम, ये टैक्सेबल है। और सरेंडर ऑफ सैलरी की बात करें तो सैलरी सरेंडर टू सेंट्रल गवर्नमेंट, ये टैक्सेबल नहीं है। टैक्स फ्री सैलरी वो है जिसके ऊपर टैक्स जो है वो एम्प्लॉयर ने पे कर दिया और वो हमारे लिए परक्विजिट्स माना जाएगा। ठीक है, इसके अलावा फिर आपका हम कैसे करते हैं, हम निकालते हैं पहले ग्रोस बेसिक सैलरी। ठीक है, ग्रोस बेसिक सैलरी निकालने के लिए हम बेसिक सैलरी हो गया, उसके अलावा जो भी अलाउंसेस है वो सब उसमें ऐड कर, जो भी फैसिलिटी है वो सारी ऐड कर लेंगे, वो उनको जोड़ करेंगे तो वो आएगा ग्रोस बेसिक सैलरी। ग्रोस सैलरी में से अब हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे आपका क्या डिडक्शन, कौन सी, सेक्शन 16 की 16(1), 16(2), 16(3), 16(1) की डिडक्शन जो है वो आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन है। और ये है कैसे, अगर असेसी ने 115 बीएससी ऑप्ट किया हुआ है तो उसको स्टैंडर्ड डिडक्शन है कितने, 75,000 की। और अगर असेसी ने 115 बीएससी ऑप्ट नहीं किया हुआ, नॉर्मल सिनेरियो वाला है, ठीक है ना, तो उसके लिए जो डिडक्शन है वो कितनी है, 50,000 की, मैक्सिमम कितने, 50 है। तो ग्रोस सैलरी या 50,000 विच एवर इज लेस। और अगर आपने 115 बीएससी ऑप्ट किया हुआ है तो डिडक्शन जो है वो कितनी है, ग्रोस सैलरी या 75,000 विच एवर इज लेस। ठीक है ना जी। दूसरी सेक्शन 16(2) की रिडक्शन किसके, एंटरटेनमेंट अलाउंस से। एंटरटेनमेंट अलाउंस की रिडक्शन मिलती है ओनली एंड ओनली किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को। और ये कितनी है, 3 में से जो सबसे कम होगा उसकी रिडक्शन है। पहला क्या, एक्चुअल अमाउंट रिसीव, दूसरा मैक्सिमम डिडक्शन कितनी, 5,000, और तीसरी 20% ऑफ बेसिक सैलरी। तीनों में जो सबसे कम होगा उसको क्या मिल जाएगी, डिडक्शन मिल जाएगी। और तीसरी जो है वो है प्रोफेशनल टैक्स का, तो प्रोफेशनल टैक्स की डिडक्शन जो है वो मिलेगी ओनली ऑन पेड बेसिस। फिर कैसे निकालते हैं, तो बेसिक सैलरी, इसके अलावा अलाउंसेस, परक्यूसिट, प्रॉफिट इन लिeu सैलरी, इन सबको क्या जोड़ लो, ये आएगा ग्रोस सैलरी। इसमें से माइनस करें रिडक्शन अंडर सेक्शन 16 का। 16 की 3 रिडक्शन, 16(1), 16(2), 16(3). 1 की जो है वो स्टैंडर्ड डिडक्शन, ये आपको बता दिया। सेक्शन 115 बीएससी ऑप्ट कर रखा है 75,000 की, बीएससी ऑप्ट नहीं किए कर रखा तो 50। एंटरटेनमेंट अलाउंस की रिडक्शन तभी मिलेगी अगर एम्प्लॉय जो वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है या फिर स्टेट गवर्नमेंट का है। और प्रोफेशनल टैक्स रिडक्शन मिलेगी ऑन पेमेंट बेसिस। ओके, आगे रिटायरमेंट बेनिफिट, अगर मान लो रिटायरमेंट बेनिफिट की बात करें तो यहाँ पे अगर आपको ग्रेचुटी मिला तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है, फुली एग्जाम्प्ट है। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अगर कोई ग्रेचुटी मिलती है तो देखेंगे एम्प्लॉय कवर्ड है पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट में या कवर्ड नहीं। अगर वो कवर्ड है तो इन 3 में से जो सबसे कम होगा उसकी रिडक्शन मिलेगी। और लिमिट जो है वो कितनी है, 20 लाख। और अगर वो पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट में कवर्ड नहीं है तो ये जो 3 कंडीशन, इनमें जो सबसे कम होगा उसकी रिडक्शन मिलेगी। आगे ग्रेचुटी रिसीव ड्यूरिंग द, अगर मान लो आप अभी सर्विस के अंदर, सर्विस के दौरान रहते हुए अगर आपको ग्रेचुटी मिलती है तो वो फुली टैक्सेबल है, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय चाहे वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। ठीक है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो क्लेम कर सकते टोटल एग्जम्पशन जो कितने, 20 लाख ड्यूरिंग इज एंटायर लाइफ टाइम। पेंशन की बात करें, पेंशन 2 तरीके, एक है अनकम्यूटेड और एक है कम्यूटेड। अनकम्यूटेड मतलब जो रेगुलर पेंशन है ये टैक्सेबल है सभी के लिए, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। वही कम्यूटेड पेंशन की अगर बात करें तो यहाँ पे 2 है, एक है गवर्नमेंट एम्प्लॉय, एक है नॉन गवर्नमेंट। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में जो कम्यूटेड पेंशन है वो फुली क्या एग्जम्प्ट है, और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में जो कम्यूटेड पेंशन है वो कैसे होगा, अगर एम्प्लॉय जो है उसको ग्रेचुटी मिल रहा है तो 1/3 ऑफ द कम्युनिटी पेंशन एग्जम्प्ट है, और अगर एम्प्लॉय को ग्रेचुटी नहीं मिल रहा तो 1/2 ऑफ द कम्युनिटी पेंशन क्या है, एग्जम्प्ट है। ठीक है जी। इसके अलावा अगर कोई भी पेंशन मिलती है किसको, ध्यान देना, पेंशन रिसीव बाय द फैमिली मेंबर ऑफ द डिसीज एम्प्लॉय, एम्प्लॉय जो एक्सपायर होगा उसके फैमिली मेंबर को अगर कोई पेंशन मिल रही है तो वो सैलरी हेड में नहीं जाएगी, वो जाएगी कहां पे, अदर सोर्स में। ठीक है, लेकिन अगर कोई भी फैमिली पेंशन जो है वो मिलती है किसको, विडो चिल्ड्रन नॉमिनी आफ्टर द डेथ ऑफ द मेंबर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस इंक्लूडिंग पैरामिलिट्री फोर्स, तो वो आपकी क्या फुली एग्जम्प्ट है। या अगर कोई भी पेंशन मिलती है बाय द विनर ऑफ द गैलेंट्री अवार्ड, अगर आपको बहादुरी पुरस्कार मिले सच एज परमवीर चक्र हो गया, महावीर चक्र हो गया या वीर चक्र हो गया, तो वो भी फुली क्या एग्जम्प्ट है। इसके अलावा ट्रीटमेंट ऑफ द प्रोविडेंट फंड, तो एसपीएफ है, आरपीएफ है, यूआरपीएफ है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड और अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड है। ठीक है, एसपीएफ की बात करें तो एम्प्लॉई जो भी पैसा कंट्रीब्यूट करेगा एसपीएफ के अंदर तो उसको एक बार सैलरी के अंदर क्या करना पड़ेगा, इंक्लूड करना पड़ेगा, और फिर आपको जो डिडक्शन मिल जाएगी कहां पे, आपके सेक्शन 80C में। ठीक है, तो यहां पे बात करें क्या, एम्प्लॉई जो भी पैसा कंट्रीब्यूट करेगा क्या उसको डिडक्शन मिलेगा, हम बोलेंगे यस। एसपीएफ में मिलेगा, आरपीएफ में मिलेगा, और यूआरपीएफ में कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा।
फिर पीपीएफ में भी है और आपका सुपरएनुएशन फंड के अंदर भी है। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर जो पैसा कंट्रीब्यूट करता है एसपीएफ में, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में, वो फुली के एग्जेम्प्ट है। बात करेंगे किसका, जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है इनके तो आरपीएफ, तो 12% ऑफ सैलरी तक जो है वो क्या एग्जेम्प्ट है, 12% से ऊपर जो है वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे यूआरपीएफ में, तो ये टैक्सेबल ऑन रिटायरमेंट। बात करेंगे पीपीएफ में, यहाँ पे तो एम्प्लॉय का रिलेशन होता ही नहीं है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट नहीं करता। और बात करेंगे किसका, अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड, तो यहां पे जो है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 7.5 लाख रुपए तक इन एग्रीगेट जो है वो क्या एग्जेम्प्ट है, 7.5 से ऊपर जो होगा वो क्या होगा, टैक्सेबल होगा। फिर बात करें इंटरेस्ट का, तो ये बात ध्यान रखना, इन केस ऑफ आरपीएफ, इन केस ऑफ एसपीएफ जो भी इंटरेस्ट मिलता है एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन पे वो एग्जेम्प्ट है, लेकिन इन केस ऑफ आरपीएफ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा 9.5% तक अगर आपको मिल रहा है वो क्या एग्जेम्प्ट है, 9.5 से ऊपर जो होगा वो क्या होगा, टैक्सेबल। तो इसका मतलब इन शॉर्ट यहाँ पे क्या बोल रहा है, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन टू द एक्सटेंट ऑफ 12% ऑफ सैलरी एग्जेम्प्ट है, एंड इंटरेस्ट ऑन द प्रोविडेंट फंड अप टू 9.5% जो है वो क्या एग्जेम्प्ट है, इज नीदर इंक्लूड इन द इनकम ऑफ द एम्प्लॉय नोर इट इज टैक्सेबल। लमसम जब मिलेगा तो एसपीएफ का पैसा लमसम मिला एग्जेम्प्ट है, आरपीएफ का पैसा लमसम मिला एग्जेम्प्ट है। लमसम मिलेगा जो किसका, यूआरपीएफ का, तो उसका ट्रीटमेंट आगे देखते हैं। इसके अलावा इन दोनों का, पीपीएफ का और सुपरएनुएशन फंड का क्या एग्जेम्प्ट है। ठीक है, अब यहां पे ये देखो, यूआरपीएफ का पैसा जब आपको मिलेगा लास्ट में, तो फिर क्या एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन एग्जेम्प्ट है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल है कहां पे, इनकम फ्रॉम सैलरी में। इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन ये आपका टैक्सेबल होगा कहां पे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, और इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन ये टैक्सेबल होगा कहां पे, इनकम फ्रॉम सैलरी में। आगे लीव सैलरी की बात करें तो यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अगर कोई लीव सैलरी मिलती है एग्जेम्प्ट है, और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ये 4 कंडीशन में जो सबसे कम होगा वो क्या एग्जेम्प्ट, और इसका जो मैक्सिमम जो आपको मिल सकती है वो कितनी, 3 लाख की डिडक्शन आपको मिल सकती है। फिर रिटेंचमेंट कंपनसेशन, ये 3 कंडीशन है, एक्चुअल कंपनसेशन रिसीव 5 लाख या 15/26 एवरेज सैलरी ऑफ द 3 मंथ इंक्लूडेड इनटू में नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी है मैक्सिमम 5 लाख, तो तीनों में जो सबसे कम होगा वो क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा। वॉलंटरी रिटायरमेंट की बात करते हैं तो ये आपके 3 कंडीशन, तीनों में जो सबसे कम है वो क्या एग्जेम्प्ट है, और मैक्सिमम जो है वो कितना 5 लाख रुपए तक की रिडक्शन आपको मिल सकती, एग्जेम्पशन मिल सकती है। अलाउंसेस की बात करें, ये फुली टैक्सेबल अलाउंस है, जितना भी मिलेगा पूरा का पूरा क्या है टैक्सेबल, जैसे डिनर्स अलाउंस हो गया, एंटरटेनमेंट अलाउंस हो गया, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस हो गया, मेडिकल अलाउंस, लंच अलाउंस, टिफिन अलाउंस हो गया, ओवरटाइम हो गया, सर्वेंट हो गया, वार्डन हो गया, नॉन प्रैक्टिसिंग टेलीफोन या एनी अदर अलाउंस जो एग्जाम नहीं है तो वो फुली क्या है टैक्सेबल है। इसके अलावा पार्टी टैक्सेबल की बात करें तो यहाँ पे ऑफिशियल पर्पस के लिए है ये 6 अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस हो गया, ट्रैवलिंग हो गया, डेली हेल्पर, एकेडमिक हो गया, कन्वेंस अलाउंस, ये जितना भी मिला उसमें जितना भी आपने ऑफिशियल ड्यूटी को परफॉर्म करने में खर्च कर दिया वो एग्जाम्प्ट है, बाकी टैक्सेबल हो जाएगा। पर्सनल पर्पस वाले ये है, जैसे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 100 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड अप टू 2 चाइल्ड तक एग्जाम्प्ट है। चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस 300 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड अप टू 2 चाइल्ड तक एग्जाम्प्ट है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस ओनली हैंडीकैप के लिए जो है वो कितना है आपका 3200 रुपए जो है वो क्या एग्जाम्प्ट है। ठीक है, इसके अलावा फिर आपके ये है, अगर कोई एम्प्लॉय जो है वो ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर काम करता है, मतलब ट्रक चलाते हैं, तो जितना भी अलाउंस मिलेगा उसका 70% या 10,000 पर मंथ ये क्या है एग्जाम्प्ट है। एचआरए की बात करें तो हम कैसे करेंगे, रेंट पेड, मतलब एचआरए जो भी आपको मिला तो उसमें से 3 कंडीशन, 3 में जो सबसे कम होगा वो क्या एग्जाम्प्ट होगा, क्या क्या, रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी, मेट्रो सिटी है तो 50% और नॉन मेट्रो है तो 40% ऑफ सैलरी, और तीसरा जो है वो क्या एक्चुअल अलाउंस रिसीव। ठीक है, इसके अलावा कोई डेली अलाउंस मिलता है एमपी एमएलए को, कोई भी अलाउंस मिलता है जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट, कोई भी अलाउंस मिलता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय रेंटिंग सर्विस आउटसाइड इंडिया, या कोई भी अलाउंस मिलता है मेंबर ऑफ द यूपीएससी को, ठीक है, या कोई भी अलाउंस पेड बाय द यूएनओ, तो ये सारे के सारे क्या फुली एग्जेम्प्ट है। ओके, इसके अलावा ये कुछ सर्विसेज, ये कुछ स्पेशल अलाउंसेस से देख लेना इसको। इसके अलावा है जी, ये बात ध्यान रखना, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू द आरपीएफ, सुपरएनुएशन फंड, एनपीएस जो है वो मैक्सिमम जो कितना 7.5 लाख रुपए तक एग्जाम्प्ट है, उसके ऊपर क्या हो जाएगा टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, फिर रेंट फ्री अकोमोडेशन, अगर मान लो एम्प्लॉयर से अगर आपको जो है वो घर भी मिल गया, ठीक है ना, रहने के लिए, तो उस केस में अगर घर जो है वो किसका, अगर एम्प्लॉय जो है वो है गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो फिर क्या होगा, लाइसेंस फीस जो प्रिस्क्राइब की गई है वो टैक्सेबल है, और अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो देखेंगे घर खुद का है या किराए पे, अगर खुद का है तो फिर ये देखेंगे कहां पे है। अगर ऐसी सिटी में जाके पॉपुलेशन जो 15 लाख से कम है, ठीक है, लेस देन 15 लाख है, ठीक है, लेस देन 15 लाख है तो 5% ऑफ सैलरी टैक्सेबल हो जाएगा। अगर 15 लाख है उससे ज्यादा है लेकिन 40 लाख से कम है, 7.5% ऑफ सैलरी टैक्सेबल हो जाएगा। और अगर 40 लाख या उससे क्या है ज्यादा है तो 10% ऑफ सैलरी क्या हो जाएगा टैक्सेबल। और अगर घर एम्प्लॉयर का खुद का नहीं है, उसने किराए पे लिया, तो फिर 10% ऑफ सैलरी, पहले कंडीशन 15 की थी लेकिन अब कितना है 10% ऑफ सैलरी जो है टैक्सेबल हो जाएगा। तो अब ये पुराना चीज थी, ये कट गया, अब इसकी जगह पे नई प्रोविजन है। ठीक है, इसके अलावा अगर फर्नीचर भी दिया, खुद का है फर्नीचर, तो 10% कॉस्ट ऐड कर लेंगे। और अगर मान लो हायर किया है, ठीक है, तो जो एक्चुअल हायर चार्जेस है वो इसके अंदर क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, खत्म। इसके अलावा और जो मेन चीजें हैं,
इंटरेस्ट फ्री लोन अगर मिलता है तो देखेंगे एसबीआई का रेट क्या चल रहा है ना, और उसके बेस पर डिसाइड करेंगे। मान लो आपको लोन मिला 2% पर एसबीआई का रेट चल रहा था 8%, तो फिर 6% आपके लिए जो है टैक्सेबल प्रोक्यूर्स की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। बाकी तो नॉर्मल चीजें हैं। ठीक है, इन प्रोविजन को आप एक बार पढ़ लेना। ओके, मेडिकल फैसिलिटी, अगर कोई मेडिकल ट्रीटमेंट मिलता है किसमें, इन एनी हॉस्पिटल विच इज मेंटेन्ड बाय द एम्प्लॉयर, तो वो टैक्सेबल नहीं है। अगर कोई मेडिकल ट्रीटमेंट मिलता है इन एनी हॉस्पिटल मेंटेन्ड बाय द गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटी अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर इस एम्प्लॉय, ये टैक्सेबल नहीं है। अगर कोई मेडिकल ट्रीटमेंट मिलता है इन एनी हॉस्पिटल अप्रूव्ड बाय द चीफ कमिश्नर और द इनकम टैक्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द स्पेसिफाइड डिसीज, ये भी आपके टैक्सेबल नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, इसके अलावा अगर बाहर अगर आप जाते हैं तो फिर देखना पड़ेगा क्या, मेडिकल ट्रीटमेंट अगर बाहर देखते हैं तो फिर मतलब किसी ऐसे हॉस्पिटल में विच इज सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, तो देखेंगे मेडिकल ट्रीटमेंट की कॉस्ट, तो ये क्या है, जितना अप्रूव कर दिया आरबीआई ने उतना एग्जाम्प्ट है, उसके ऊपर का टैक्सेबल है। ट्रैवल कॉस्ट के अंदर देखेंगे अगर आपकी ग्रोस टोटल इनकम 2 लाख से क्या कम है तो जो एग्जाम्प्ट है 2 लाख से ज्यादा है तो फिर क्या टैक्सेबल हो जाएगा पूरा ट्रैवल का कॉस्ट। स्टे का जो है वो क्या, स्टे कॉस्ट ऑफ पेशेंट और एक अटेंडेंट जो है वो क्या एग्जाम्प्ट है, ठीक है, उसके ऊपर टैक्सेबल हो जाएगा। इसके अलावा एलटीसी, अगर आप जर्नी परफॉर्म कर रहे हो एयर से तो इकोनॉमिक क्लास फेयर जो है वो क्या एग्जाम्प्ट है। अगर आप जर्नी परफॉर्म कर रहे हो किससे, रेल से, तो फर्स्ट क्लास एसी तक एग्जाम्प्ट है। अगर आप जर्नी परफॉर्म कर रहे हो एनी अदर मोड से, जैसे मान लो अगर, तो फिर जो जैसे मान लो बस से, तो डिलक्स फेयर जो है वो क्या एग्जाम्प्ट है। इसके अलावा ये तो नॉर्मल था, एक बार देख लेना मोटर कार वाला। ठीक है, सेक्शन 89 की रिलीफ इसको भी छोड़ दो। अच्छा, ये ध्यान रखना, अगर आपकी इनकम जो है वो इतने जिसके ऊपर टैक्स बनता है, तो जब भी आपका एम्प्लॉयर आपको क्या करेगा, सैलरी का पेमेंट करेगा तो हर महीने उसके ऊपर जो है टैक्स काट लेगा, जिसको बोलते हैं हम लोग के टीडीएस, और एट लास्ट में आपको जो है वो इसको डील करते हैं सेक्शन 192, ये याद रखना। ठीक है ना, और फिर लास्ट में फॉर्म 16 जो है आपको सबमिट करना करेगा वो, ठीक है ना, जिसके अंदर पूरा ट्रीटमेंट दे रखा हो, जिसके अंदर पूरा परफॉर्मेंस दे रखा होगा कि पूरे साल के अंदर कितना कितना टैक्स आपका कटा है। ठीक है ना जी, और फिर आपको टीडीएस का जो है वो क्या, जो भी आपका टीडीएस है वो आपका एडजस्ट हो जाएगा, और अगर फालतू टैक्स कट है तो फिर आपको रिफंड भी मिल जाएगा। इसके बाद आखिरी जो अपना चैप्टर था वो था जी अपना इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ओके, आज का आखिरी चैप्टर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि कौन सी इनकम टैक्सेबल होती है, जो लेट आउट प्रॉपर्टी को लेट आउट करके जो अपने को रेंटल इनकम मिलती है वो चली आएगी किसके अंदर, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। ठीक है, अब इसकी कुछ कंडीशन थी, तो बोलता है टू बी टैक्स्ड, अगर किसी इनकम को इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर अगर आपने टैक्स करना है तो 3 कंडीशन है। 3 में पहली कंडीशन जो क्या, दे शुड बी बिल्डिंग और बिल्डिंग एंड लैंड अपॉर्चुनिटी देयर टू असेसी, जो इसका ओनर होना चाहिए, एंड द हाउस प्रॉपर्टी शुड नॉट बी यूज्ड बाय द असेसी फॉर दिस बिजनेस पर्पस। ठीक है, अब यहाँ पे हमने देखा था कि कैसे जीएवी हम डिटरमाइन करते हैं, तो बोलता है म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंटल वैल्यू विच इज हायर कंपेयर विद रेंटल विच इज लोअर कंपेयर विद एक्चुअल विच इज हायर, तो जो हायर वैल्यू होगा वो आपकी क्या होगी, जीएवी। अब यहाँ पे हमने ये देखा था, देखो म्युनिसिपल वैल्यू रेंटल विच इज हायर कंपेयर विद रेंटल विच इज लोअर। अब ये लोअर वैल्यू को जो है हम कंपेयर करेंगे इससे एक्चुअल रेंट से। अब अगर एक्चुअल रेंट ज्यादा है तो वही क्या होगा, जीएवी, और अगर एक्चुअल रेंट कम है एक्सपेक्टेड रेंट से तो अब दो सिनेरियो बनेंगे। एक्चुअल रेंट कम अगर इसलिए है ड्यू टू वैकेंसी, कि आपका घर जो है वो मान लो 8 महीने चढ़ा रहा, 4 महीने खाली रहा, और उसकी वजह से आपका जो एक्चुअल रेंट है वो आपका एक्सपेक्टेड रेंट से अगर कम आए तो फिर तो क्या होगा, जो एक्चुअल रेंट है वही आपका क्या होगा, जीएवी। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर वहां पे जो है वो आपका एक्सपेक्टेड रेंट जो वो क्या बन जाएगा, जीएवी। ठीक है, फिर अनरिलाइज रेंट, इसके लिए जो है इसकी रिडक्शन आपको तभी मिलेगी अगर आप जो है वो रूल 4 की कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। रूल 4 की कंडीशन क्या, सबसे पहला टेनेंसी बोनाफाइड हो, दूसरा डिफॉल्टिंग टेनेंट ने जो है वैकेट कर दिया प्रॉपर्टी को, तीसरा टेनेंट हैज नॉट ऑक्यूपाई एसएससी एनी अदर प्रॉपर्टी एंड एसएससी हैज टेकन स्टेप फॉर द रिकवरी ऑफ द अनपेड रेंट। ठीक है, आप डिटरमाइन कैसे करें, जो सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी होती है ना, तो उसके ऊपर जो आपका जीएवी है वो क्या होता है, नील होती है। ठीक है, और यहाँ पे आपको ओनली एंड ओनली जो है वो मिलती है क्या, डिडक्शन किसका, इंटरेस्ट की डिडक्शन, इंटरेस्ट ऑन लोन पेड और पेबल। ठीक है, अगर आपने लोन लिया था एक्विजिशन कंस्ट्रक्शन के लिए तो मैक्सिमम डिडक्शन कितनी है, 2 लाख की, और अगर लोन लिया था आपने किसके लिए, रिपेयर के लिए, तो मैक्सिमम डिडक्शन कितनी है, 30,000 की। ओके, बाकी केस के अंदर जो है वो आपका पूरी डिडक्शन आपको मिलती है। ठीक है, तो कैसे है, पहले जीएवी निकालेंगे, उसमें से माइनस करेंगे म्युनिसिपल टैक्स, कोई अगर और म्युनिसिपल टैक्स डिडक्शन मिलेगा पेड बेसिस पे एंड पेड बाय ओनर होना चाहिए। ठीक है, या पेड बाय टेनेंट ऑन बिहाफ ऑफ ओनर। फिर ये आपका आप आएगा एनएवी में से माइनस करेंगे आपका रिडक्शन अंडर सेक्शन 24 में 2 रिडक्शन है, 24A और 24B। 24A की रिडक्शन है स्टैंडर्ड डिडक्शन, वो मिलती है आपका 30% ऑफ द जीएवी, और 24B की रिडक्शन है इंटरेस्ट ऑन लोन पेड और पेबल। ठीक है,
इसके बाद 2 लाख की कंडीशन जो है वो तब सेटिस्फाई, अगर उसके लिए कुछ कंडीशन है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करते हो तो 2 लाख रुपए तक की आपको इंटरेस्ट की रिडक्शन मिल जाएगी इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी, ठीक है ना। तो वो क्या, प्रॉपर्टी को एक्वायर किया ओनर आफ्टर 1/99। दूसरा, जो आपने लोन लिया था वो घर जो है वो बनके 5 साल के अंदर तैयार हो गया। अगर ये कंडीशन आप सेटिस्फाई करते हैं तो फिर क्या होगा, तो रिडक्शन मिलेगी 2 लाख तक, और इनमें से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो रिडक्शन मिलेगी मैक्सिमम कितने, 30,000 तक, ठीक है। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का जो ब्याज होता है उसकी रिडक्शन मिलती है कैसे, 20%, बोलते 1/5, ठीक है। अगर हाउस प्रॉपर्टी को आप सेल्फ ऑक्युपाइड करते हैं फॉर पार्ट ऑफ द ईयर एंड लेट आउट करते हैं तो उसको जो है वो क्या, डीम टू बी लेट आउट माना जाएगा, और पूरे साल का उसके ऊपर जो है हम क्या करेंगे, उसका हम एक्सपेक्टेड रेंट कंप्यूट करेंगे, ठीक है। जो नील एनुअल वैल्यू, जो देखो जो आपका सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस होता है उसकी जीएवी क्या नील आती है, और ये जो नील एनुअल वैल्यू वाला जो कॉन्सेप्ट है ये एप्लीकेबल है ओनली 2 घर है। अगर एसएससी के पास 2 घर है, ठीक है, और दोनों में से एक भी उसने जो है किराए पे नहीं दे रखा, तो वो 2 घर को मैक्सिमम जो है सेल्फ ऑक्युपाइड कर सकता है। अगर आपके पास मान लो 3 घर है तो उस केस में जो है वो 2 को सेल्फ ऑक्युपाइड माना जाएगा, और जो एक घर होगा उसको डीम टू बी लेट आउट माना जाएगा एसएससी के चॉइस पे, ठीक है। तो ये देख लेना एक बार। अच्छा, अगर घर पार्टली लेट आउट एंड पार्टली यूज फॉर बिजनेस है तो क्या, जो बिजनेस पोर्शन है उसको तो यहां पे काउंट नहीं करेंगे, वो उसको तो ट्रीटमेंट होगा बिजनेस हेड के अंदर, पीजीबीपी हेड में। और जो आपका लेट आउट हाउस है, ठीक है ना, तो उसका ट्रीटमेंट जो वो करेंगे कहाँ, हाउस प्रॉपर्टी में, तो खर्चे आधे आधे कर लेंगे, ठीक है। अगर आपने कोई भी प्रॉपर्टी को होल्ड किया जैसे स्टॉक इन ट्रेड, तो फिर यहां पे हम क्या होगा, 2 साल का टाइम रहेगा, 2 साल तक तो एनुअल वैल्यू नील मान, 2 साल के बाद जो है वो क्या, नोशनल इनकम मान के, और उसके ऊपर जो है वो क्या, इनकम के ऊपर टैक्स चार्ज किया जाएगा, ठीक है ना। तो वेयर द एसएससी ओन मोर देन 2 हाउस प्रॉपर्टी फॉर एनी पर्पस ऑफ द सेल्फ ऑक्युपाइजेशन, तो फिर एनुअल वैल्यू ऑफ एनी 2, किसी भी 2 घर की एनुअल वैल्यू को जो है वो क्या मान लेंगे, हम नील मानेंगे, और बाकी घर की वैल्यू को जो है वो क्या माना जाएगा, आपका हम मान लेंगे डीम टू बी लेट आउट, ठीक है। फिर टैक्सेबिलिटी ऑफ द प्रॉपर्टी सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, अगर आपकी प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया सिचुएटेड तो हम क्या बोलेंगे, तो वहां से अगर आपको कोई रेंट रहे, ठीक है, तो फिर क्या, अगर आप रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है तो आपके लिए टैक्सेबल है, और अगर आप नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है तो फिर वो आपके लिए करेगा एग्जेम्प्ट रहेगा, ठीक है। कैसे डिटर्मिनेशन करते हैं वो बता रखा है, कहा तो। इसके बाद अनरेजिडेंट, अगर मान लो बाद में कभी आपको अनरेजिडेंट या एरियर रिसीव हो गया तो जो भी आपको मिलेगा ना, तो सबसे पहले क्या होगा, अनरिलाइज रेंट अगर आपको रिसीव होता है तो उसमें से जो भी अमाउंट मिला उसमें से हम पहले माइनस करेंगे क्या, अमाउंट ऑफ अनरिलाइज रेंट नोट अलाउड जिसकी डिडक्शन आपको नहीं मिली थी, ठीक है। और बाकी जो उसी को हम सिर्फ जो है वो क्या करेंगे, जीएबी के अंदर इंक्लूड करते हैं, ध्यान रखना। और 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन तो आपको मिलेगा। और अगर मान लो आपको कोई भी जो है वो एरियर मिला, तो एरियर जब भी मिलेगा ना तो उसमें से 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन जो वो क्या करेंगे, उसकी डिडक्शन तो आपको मिलेगी, ठीक है। प्रॉपर्टी ओन्ड बाय को ओनर है तो फिर क्या होगा, हम यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले क्या, हर को ओनर, अगर मान लो उनका शेयर सेपरेट हो सकता है, नहीं हो सकता, अगर हो सकता है तो फिर अगर जो शेयर है वो डेफिनेट एंड एसर्टेनेबल है तो क्या करेंगे, उसको डिवाइड कर लेंगे सबके बीच। और अगर डेफिनेट मतलब शेयर जो है वो डेफिनेट या अपोर्शन नहीं हो सकता तो फिर एओपी मान के और पूरा का पूरा उसको टैक्सेबल कर देंगे, ठीक है। ये डीम्ड होने की कुछ कंडीशन है, देख लेना एक बार। फिर सेट ऑफ द लॉस, अगर मान लो हाउस प्रॉपर्टी से कोई लॉस आ गया तो उस लॉस को आप जो है वो सेट ऑफ कर लेंगे अदर इनकम से, ठीक है। तो सेट ऑफ द लॉसेस अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अगेंस्ट एनी अदर हेड ऑफ इनकम, लेकिन मैक्सिमम कितना, 2 लाख रुपए तक का लॉस जो है सेट ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। हाउएवर लेकिन अगर कोई अनएब्जॉर्ब्ड लॉस रह गया तो उसको आप कैरी फॉरवर्ड करेंगे अगले 8 सालों के लिए। इसको डील करेगा सेक्शन 71B, ओके जी। लो जी, ये थे अपना पार्ट नंबर फर्स्ट, जिसके अंदर आज हमने 6 चैप्टर जो है वो क्या करें, डिस्कस करिए। बाकी का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और 3 टोटल इसके पर वीडियो जो है वो बनेंगी। ये फर्स्ट वीडियो अपना हो गया, 2 और बनाऊंगा, और उन दोनों के अंदर पूरा का पूरा अपना इनकम टैक्स है वो अपना रिवाइज हो जाएगा, ओके जी। आप इनको अच्छे तरीके से कर लेना, पूरा का पूरा इनकम टैक्स बढ़िया तरीके से आपका रिवाइज हो जाएगा, ठीक है जी। तो लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, अच्छा लगा अच्छा कमेंट कीजिएगा, ओके। और बाकी के जो 2 लेक्चर वो भी मैं यूट्यूब पर डालूंगा, उनको जरूर देखिएगा, ओके जी। चलो एक बार ये करो, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।